तो चलिए हम लोग करेंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक ब्रेक के बाद जब करेंट अफेयर स्टार्ट करना होता है तो वो लिटरली बताएं कि हालत थोड़ी खराब होती है, और ऐसे में जब आपकी तबीयत खराब हो, तबीयत खराब के कारण आपको ब्रेक लेना पड़े, ठीक है, और आप सब परेशान हो कि यार लाइव क्लास कैंसिल क्यों कर दिए, क्यों कर दिए। ठीक, और एक्चुअली लाइव क्लास मैंने जो कैंसिल की थी, मैंने रिकॉर्डेड क्लास में वो बात बताई थी। तबीयत मेरी लिटरली, अब सर्दी में आपको पता था कि दिमाग तो काम नहीं करता है, मतलब मैं बताऊँ कि दिमाग चलाने के मामले में मुझे सबसे गंदी बीमारी सर्दी लगती है। एकदम दिमाग नहीं काम करता है, और ऊपर से साइंस टेक पढ़ाना है जो कि एकदम दिमाग का काम। तो फ्लो मतलब शुरुआत में ही क्लास की बिगड़ना स्टार्ट हो गया। मतलब मुझे लगा कि मेरे कंसंट्रेशन के ऊपर और जो मेरी टीचिंग स्किल है, ठीक है, खासतौर पे करंट अफेयर को लेके, हिस्ट्री को लेके, जो मेरी कोर एरियाज है, वहाँ पे कहीं कहीं मेरा सर्दी मेरे पे हावी पड़ रहा है। ठीक है, और वो एक पॉजिटिव सोर्स एक टीचर के अंदर होना चाहिए क्लास लेते समय, वो एनर्जी वो नहीं थी, और वो क्लास में पता चले। तो मुझे लगा यार कि मैं क्लास को कंटिन्यू करने के बजाय अगर डिसकंटिन्यू कर लूँ और एक ब्रेक ले लूँ तो शायद मेरे लिए बेहतर रहेगा। ठीक, इसलिए मैंने वो ब्रेक लिया था, और मैंने आपको कमेंट मैसेज करके बता भी दिया था ग्रुप में। ठीक, खैर हम लोग आगे अपनी क्लास में, क्लासेस बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। एक वादा करता हूं 5 तारीख के बाद से 6वीं तारीख नहीं आएगी, ये मैगजीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल पूर्णतः कंप्लीट करके रख दूंगा आपके पास। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना बातचीत किए। GSLV F12 NVS 01 मिशन एक्चुअली क्या है? NVS 01 जो आपका मिशन है, ये एक ध्यान देना, NVS 01 मिशन एक नेविगेशन, ध्यान देना है, एक नेविगेशन बेसिकली आपकी सैटेलाइट है, एक ध्यान देना है, एक नेविगेशन उपग्रह है। अब देखो होता क्या है, GSLV F12 के तहत के द्वारा NVS 01 मिशन को पृथ्वी के भू तुल्यकारी अंतरण कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अच्छा, इस मिशन को लॉन्च यहां से किया गया तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से, बेसिकली यानी सार हरिकोटा से इसको क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया था। कहां के लिए? भू तुल्यकारी अंतरिक्ष कक्षा में इसको स्थापित किया गया, यानी GSLV F12 के तहत NVS 01 का सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो यहां पे NVS 01 के बारे में बता रहा है कि NVS 01 द्वितीय पीढ़ी का एक नेविगेशन उपग्रह है जिसका वजन 22-32 kg है। 22-32 kg है। अब 22-32 kg आप सबको नहीं याद करना है, याद क्या करना है? ठीक है, कि ये क्या है, ये बेसिकली ये एक द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह है। अब द्वितीय पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह को प्रक्षेपित क्यों करना पड़ा? तो हमको एक टर्म्स अपने पहले दिमाग में रखा भी होगा, देखा भी होगा, वो टर्म्स है नाविक। नाविक का फुल फॉर्म, नाविक क्या है? तो नाविक एक आपका नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ये नाविक का फुल फॉर्म है। पेटी में हो सकता है कि नाविक का फुल फॉर्म पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाए। तो बेसिकली नाविक के लिए भेजा जाने वाला उपग्रह आपका NVS 01। नाविक के लिए आपके बेसिकली देखेंगे, नाविक के लिए NVS बेसिकली द्वितीय श्रेणी के 5 उपग्रहों का एक श्रृंखला तैयार की जा रही है। इस द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रहों में से जो पहला उपग्रह है जो कि नाविक के लिए भेजा जा रहा है वो है NVS 01। ठीक है, तो नाविक के लिए भेजा जाने वाला या नाविक सेवाएं प्रदान करने हेतु जो द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाने वाला है, उसमें से पहला उपग्रह, ठीक है, कौन सी आपकी NVS 01 है। ठीक है, तो ये पीटी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, ये आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखो NVS 01 की कुछ अच्छी बातें हैं। जो अच्छी बातें हैं वो क्या है? तो देखो यहां पे एक अच्छी बात लिखी है जो मुझे लग रहा है पीटी के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रख सकती है। ठीक, अच्छा क्या बातें बोल रही है? कह रहा है कि NVS 01 उपग्रह में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी या, ठीक है, इंडिजीनियस, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग किया गया है। तो यहीं पे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में, यहीं पे आप लोग क्या करना, यहीं पे वैल्यू एडिशन अपने नोट में कर लेना, इन टर्म्स पे ध्यान देना है, इंडिजीनियस ठीक है, एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक, इसकी बेसिकली क्या की गई है, ध्यान देना है। ठीक है, इसको बेसिकली क्या किया गया है, मतलब नाविक मतलब इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहां पे लिखा है कि नाविक इसरो द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। ठीक, नाविक के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, इसका जीवन काल कितना है? 12 वर्ष का इसका जीवन काल है। ठीक है, 12 वर्ष का इसका बेसिकली जीवन काल है। अगला टॉपिक हमारा है बेसिकली वह है शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इस बात को हमको मैंने पिछली क्लास में आपको क्लियरली समझा भी दिया था। ठीक है, अभी क्या हुआ कि शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज की गई है। ध्यान देना है, 63 नए उपग्रहों की खोज की गई है।
इन 63 उपग्रहों को खोज करने बाद क्या हुआ कि शनि के पास ग्रहों की संख्या 146 बच गई हो गई है। तो क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि हाल अब वर्तमान में शनि के पास कुल कितने उपग्रह हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली बन के आ सकता है। तो शनि के पास टोटल कितने उपग्रह हैं टोटल, तो शनि के पास 146 उपग्रह आपके शनि के पास मौजूद है। सर्वाधिक जो सैटेलाइट आपके पास है वो किसके पास है, शनि के पास है। और 146 उपग्रह या 100 उपग्रह पार करने वाला शनि पहला ग्रह बन गया। देखो यहां पे लिखा है कि इसी के साथ शनि, ठीक है, 100 या इससे उपग्रह अधिक उपग्रहों वाला सौरमंडल का पहला ग्रह भी बन गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। बृहस्पति के पास वर्तमान में कितना है, 95। यानी जब तक ये खोज नहीं हुई थी इन 63 उपग्रहों का, तब तक सर्वाधिक उपग्रह किसके पास थे, आपके पास बृहस्पति के पास थे। ठीक, अब हो सकता हो कि आपको ऑर्डर दे दे कि सर्वाधिक उपग्रहों मतलब ग्रहों के पास निम्नलिखित में से जो ग्रह हैं उनके पास जो सर्वाधिक उपग्रह उनका ऑर्डर। तो शनि के पास सर्वाधिक है, ठीक है, शनि के पास सर्वाधिक है, शनि के पास किसके हैं, बृहस्पति के पास है ये चीज। अंतिम के जो 4 हैं उनको तो मैंने याद कराया था, 2 के पास 0 है, ठीक है, वेनस और मरकरी, ठीक है। बुध और शुक्र के पास कितने उपग्रह हैं, 0 हैं, ये पहले बता दिया था। पृथ्वी के पास 1 है, आपको बताना है। मंगल के पास जो 2 उपग्रह हैं वो मैंने आपको नाम बता दिया था कल की क्लास में। तो यानी लास्ट के 4 वालों का तो नाम आपको मतलब कितने उपग्रह हैं आपको पहले से पता है। ठीक, अब आप फंसोगे किस पे, यूरेनस और नेपच्यून पे। तो ये याद कर लो कि बृहस्पति के पास बाद यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ठीक है, तो ये शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, बाकी लास्ट का 4 मैंने पिछली क्लास में आपको अरेंज करके करा दिया था। ठीक, और सौरमंडल पे कुछ और भी चीजें मैंने कराई थी। थोड़ा सा सौरमंडल पढ़ भी लोगे अगर अपने नोट्स से, या कहीं से नहीं पढ़ पाओगे तो घटना चक्र से पढ़ देना, कहीं से पढ़ देना, बट पढ़ देना। 2-3 सालों में एक बार एक क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से सौरमंडल से जो क्वेश्चन बन के आएगा वो एकदम फैक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है, बेसिकली आपको तैयार करना है, सिंपल क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, वो करेंट से भी हो सकता है। अगला अपना जो टॉपिक है वो है ईशा, ठीक है, वो आपका है ईशा। ईशा का जो जूस मिशन है वो है, ध्यान देना है। ईशा के जूस मिशन के बारे में समझने के पहले हमको थोड़ा सा ऊपर वाले टॉपिक से थोड़ा रिलेट कराना होगा। अब देखो कैसे रिलेट करना होगा, पहले मैं आपको बताऊं, यहीं से आऊं, ठीक है। तो देखो ईशा का जो पहले बात, जूस मिशन का फुल फॉर्म, ठीक है, ठीक है, जूस मिशन का यहाँ पे देखो फुल फॉर्म लिखा है। तो जो जूस मिशन है आपका बेसिकली किससे संबंधित है, ठीक है। तो जानना है जे का मतलब यहाँ पे हो गया आपकी जुपिटर, ठीक है, जे का मतलब हो गया जुपिटर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली इस मिशन का संबंध किससे है, तो जुपिटर से है, यानी बृहस्पति से है, बृहस्पति, ठीक है, ग्रह से इसका संबंध हो गया। यानी एक क्या है, इनडायरेक्टली हम लोग कह लें तो यह एक बृहस्पति मिशन है या जुपिटर मिशन है। ठीक है, जो जूस मिशन है ये बेसिकली एक जुपिटर मिशन है। यह एक जुपिटर मिशन है। ये अगली बात समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम लोग एक चीज समझेंगे, ऊपर एक बार ऊपर देखोगे फैक्ट्स, तो हमने पढ़ा क्या कि शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है। यहां पे अभी एक इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई है, यहां ध्यान देना आप लोग, ठीक है, कि शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है। कह रहे कि जो शनि का सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है उस उपग्रह का नाम है टाइटन, ठीक है, टाइटन। लेकिन अगर हम पूरे सौरमंडल की बात करें तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन है, लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन नहीं है। ठीक है, यह क्या है, टाइटन सौरमंडल का सेकेंड, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। तो बात है कि पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो यहां पे देखिए लिखा है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है, और यह क्या है, सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। तो यानी पहला बड़ा उपग्रह है। तो यानी हम लोग को क्या फैक्ट पता चल गया कि भाई सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, दोनों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो गई। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि मतलब सौरमंडल का सबसे, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो गया, और टाइटन दूसरा हो गया। अब हुआ क्या है, एक्चुअली क्या है देखना, ये मिशन इसी गैनीमेड से संबंधित है। ये एक बृहस्पति मिशन है जो कि 8 ईयर, यहां पे देखो कहीं लिखा होगा 8 वर्ष के पश्चात ये जुलाई 2031 में बृहस्पति पे पहुंचेगा। यानी लंबा, एक अच्छी खासी लंबी। अब बात है कि इतनी लंबी, इतनी दूरी का मिशन किस, ठीक है, अंतरिक्ष यान के द्वारा, ठीक है, या किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया, तो वो छोड़ा गया आपका किस, उस रॉकेट का नाम है एरियन 5 रॉकेट, एरियन 5 रॉकेट। तो यहां पे आपको जूस मिशन का एक तो पूछ सकता है कि संबंध किससे है, तो वो आपको हो गया बृहस्पति से। ठीक है, अच्छा, रॉकेट का नाम पूछते तो यहीं पे अपने दिमाग में रखना, यहीं पे शॉर्ट नोट्स में ऐड कर जाना, यहीं, तो वो हो गया आपका एरियन 5। अब आपको एरियन 5
कहीं पेपर में देखिए तो समझ जाना वो जूस मिशन से संबंधित है। ईसा का मतलब क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किसके द्वारा भेजा गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। देखो यहाँ पे बृहस्पति के कुछ उपग्रहों का बेसिकली नाम लिखा है, जिसमें एक देखो यहाँ पे लिखा है गैनीमेड, ठीक है, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। बेसिकली इन्हीं की वो क्या करेगा, इनके इर्द गिर्द से गुजरेगा और एट लास्ट वो गैनीमेड की ही कक्षा में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, ठीक है। यानी जो बृहस्पति के उपग्रह है, इन्हीं का बेसिकली परिक्रमण के दौरान इनके इर्द गिर्द से क्या होगा, होके निकलेगा, ठीक है, फ्लाई बाई इनके इर्द गिर्द से करेगा। लेकिन कहां पे ये बेसिकली प्रविष्ट करेगा, किसके एरिया में? तो वो है गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड की कक्षा में क्या करेगा, ये प्रविष्ट करेगा। गैनीमेड क्या है? तुमको पता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। इसको हमने ऊपर से लिंक करा लिया। पहुंचेगी कब? जिसमें 8 वर्ष की बात पहुंचेगी, 8 वर्ष की बात, ठीक। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो जो ऊपर बताया वही चीज नीचे बताया है कि बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रह, नाम है गैनीमेड, ठीक है, कैलिस्टो, यूरोपा, ठीक है। इनका क्या करेगा, जाहिर होता है कि भेजा जा रहा है जूस मिशन, तो इनका बेसिकली बृहस्पति के इन उपग्रहों का क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन, इनका डिटेल ऑब्जर्वेशन करना होगा, ठीक है। तो जाहिर बात है इसी तरह सन, अभी हम लोग आदित्य विलन भेजा सन का डिटेल ऑब्जर्वेशन करने के लिए, हमने चंद्रमा के लिए चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, तो चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव की डिटेल ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया। तो ये सिंपल सी बात होती है। अब यहां पे देखो, ये तो खैर लार्जेस्ट मून है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो ये आपकी चीजें खत्म हो जाती हैं। अगली आपकी टॉपिक आती है भारतीय अंतरिक्ष नीति, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष नीति, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को। अब देखो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 क्या कह रहा है, ठीक है। जुपिटर मिशन के बारे में ये कह रहा है कि जब जुपिटर मिशन क्या करेगा, बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा कि यह मिशन 3 वर्ष की अवधि तक बृहस्पति के ग्रहों के आंकड़े एकत्रित करेगा। यानी ऑब्जर्वेशन कितने वर्ष तक करेगा? 3 वर्ष, जीवन काल यानी 3 वर्ष। 8 वर्ष तो लग रहा है पहुंचने में, 3 वर्ष वहां पे स्टडी में लगेगा, ठीक है। अब लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है भारतीय अंतरिक्ष मिशन 2023। तो हम लोग भारतीय अंतरिक्ष मिशन को देखते हैं। देखो भारतीय अंतरिक्ष मिशन में कुछ टारगेट शेयर किया गया है, ठीक है। पहली बात तो ये बोला गया है कि जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन है वो सभी क्षेत्रों पर लागू होगी, ठीक है, वो सभी क्षेत्रों पर लागू होगी। सभी क्षेत्र मतलब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी एजेंसीज हो, सब पे, जो स्पेस से रिलेटेड एजेंसीज है उन सभी एजेंसीज पे लागू होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यह नीति भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र पर, ठीक है, संबंधित अंतरिक्षीय गतिविधियों पर लागू होगी। यानी कोई भारत का हिस्सा हो, क्षेत्र हो, या भारत किसी क्षेत्र पे क्षेत्राधिकार रखता हो, ठीक है। यानी बेसिकली यहाँ पे आपको आपकी बात क्या कर रहा है, EEZ की बात कर रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमको पता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आपकी होती है वो 200 माइल्स की होती है, 200 मील्स की दूरी हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है। अच्छा, हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या क्या, देखो PYQs में क्वेश्चन आ गए हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये तो क्या 200 माइल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या क्या काम, मतलब भारत की क्या क्या इन 200 माइल्स में क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है, ये आप लोग बता सकते हो। EEZ से ही एक रिलेटेड एक और भी टर्म्स है, उसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक, ठीक है। अच्छा देखो भाई, मुझे सर्दी बहुत तगड़ी हुई है, ठीक है, तो थोड़ी अगर आपको परेशान करेगी तो आप लोग माफ करना मुझे, ठीक है। मुझे क्लास इसी के लिए कैंसिल करनी पड़ी थी और लास्ट वाली, बट अब क्लास मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है, तो मैं इसलिए पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। मैं परेशान होकर पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो सकती है पढ़ने में, ठीक है, बट पढ़ लेना। SEZ, अब SEZ एक्ट कब लेके आया गया? पहला SEZ का स्थापना कहाँ किया गया, ठीक है, गुजरात में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, कर्नाटक में किया गया, या कहाँ किया गया? चौथा ऑप्शन आप खुद ही सोच लो, ठीक। तो ये कुल कितने SEZ है, ये आप कुछ नहीं करना, केवल SEZ गूगल करोगे, ठीक है। कई सारे साइट्स पे पड़ा हुआ है, पॉइंट्स वाइज पड़ा हुआ है। देखो मैं वही चीज गूगल के लिए बोल रहा हूं आपसे जो मैं गूगल करके देख चुका हूं, इजिली अवेलेबल है कंटेंट की नहीं, ठीक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। और ये PYQs में आ चुके हैं 2020 के बाद से, अब 22 तक का केवल PYQ पढ़ना है। SEZ पे क्वेश्चन मिला हुआ है, EEZ पे क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बनाया क्वेश्चन, रेडी रहना, ठीक। तो एक तो पहली कंडीशन क्या हुई, इसमें ये बोली गई है कि भाई यह सभी क्षेत्रों पे लागू होगा, चाहे वो भारतीय क्षेत्र हो या ऐसे क्षेत्र जहां पे भारत क्षेत्राधिकार रखता हो, सभी पे अगर कोई अंतरिक्ष गतिविधि हो रही है तो वहां पे मान्य है, ठीक। कह रहा कि यह नीति भारत के EEZ पर भी, ठीक है, बेसिकली EEZ पर भी लागू होगी। आगे देखो क्या बोल रहा है, किन किन लोगों की बात बोल रहा है कि इनको, मतलब इनकी भूमिका इसमें
कई सारे जो एजेंसीज हैं स्पेस से संबंधित, उनकी भूमिका एवं जो उत्तरदायित्व है उसको स्पष्ट करती है। किसकी एजेंसी? जैसे इसरो की, NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इन मतलब इंडिया, ठीक है, स्पेस, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। और जितनी भी निजी कंपनी है, कुछ निजी कंपनियों के नाम हमने देखा है जो क्या कर रही हैं, स्पेस सेक्टर में बेहतरीन काम कर रही हैं, ठीक है, स्पेस सेक्टर में बेहतरीन काम कर रही हैं। उन सभी कंपनियों की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, क्या उनका उत्तरदायित्व है, उनको स्पष्ट किया गया है। जैसे इस मैगजीन में आपको बेसिकली 2 की भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में लिखा हुआ है, NSIL के बारे में, ठीक है, NSIL के बारे में, और आपका इन स्पेस, इनके बारे में एकदम क्लियर किया गया। NSIL का काम देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो NSIL का काम कह रहा है। NSIL क्या है? सरकारी व्यय के माध्यम से, ठीक है, सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, ठीक है, यानी स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म्स की व्यवसायीकरण, ठीक है, व्यवसाय का मतलब कॉमर्शलाइजेशन होता है, ठीक है, व्यवसायीकरण का मतलब, तो इन प्लेटफॉर्म के व्यवसायीकरण के लिए कौन उत्तरदायी होगी? तो वो NSIL है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरिक्ष पॉलिसी 2023 के अनुसार, ठीक है, सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्मों के व्यवसायीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? आंसर इन स्पेस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दे देगा NSIL, ऑप्शन नंबर सी दे देगा, ठीक है, इसरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दे देगा, इनमें से कोई नहीं, या चौथी कोई DRDO वगैरह रख देगा, ठीक। तो आगे आप बात आपको समझ में कि भाई ये हो गया। आगे बात, अब इन स्पेस का क्या? ये तो यहाँ पे उत्तरदायित्व तो देख लिया आप लोग, NSIL का उत्तरदायित्व क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बताइए। अब यहाँ पे इन स्पेस की बात बोला है, कह रहा है कि ये बेसिकली इसके बारे में क्लियर कर रहा है कि इन स्पेस है क्या, ठीक है, एक सेकंड। यह एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में बेसिकली ये काम करता है। इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में काम करता है। आगे इसके बारे में क्या है, इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, इसके पास जो जिसके लिए अधिकृत है, इसका है कि अंतरिक्ष गतिविधियों को, इसका बेसिकली काम क्या है कि देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना। अच्छा, माइक नहीं लगाया मैं, एक्चुअली सर्दी लिटरली मुझे मतलब बहुत परेशान किया, ठीक है, और खैर कोई नहीं, परेशानी में भी विषय है, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या है, अंतरिक्ष करा कि इसके पास देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, उनको निर्देशित करने और प्राधिकृत करने, ठीक है, का अधिदेश मैंडेट जो होगा ये इसके पास होगा, ठीक। तो यानी समझना कि इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन है जिसके पास अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, जो भूमिकाएं, वो किसके पास है? इसके पास है, ठीक है। व्यवसाय करने वाला किसके पास है? तो वो आपका NSIL के पास है, ठीक। NSIL के बारे में देखो एक स्टेटमेंट लास्ट में ये भी लिखा है कि यह प्रयोक्ताओं, चाहे वो प्रयोक्ता सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कि अंतरिक्ष अधिकारी आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। जब व्यवसाय को आप देख रहे हो, क्योंकि व्यवसायीकरण को जब आप देख रहे हो तो अब आपको जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वो उसकी भी पूर्ति किसको करनी पड़ेगी? सिंपल सी बात है, आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो लॉजिक भी लगा के आप लोग काम कर लोगे। तो यानी यहाँ पे बेसिकली हम लोग 3-4 टर्म्स का सोचें, भारतीय अंतरिक्ष पॉलिसी, ये मेंस में भी आ सकता है। तो पहली बात कि किसी भी भारतीय क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो क्षेत्राधिकृत क्षेत्र हो या फिर, ठीक है, EEZ हो, सब इसमें शामिल है, ठीक है। इसरो, NSIL, इन स्पेस, इन सभी की भूमिका और उत्तरदायित्व को स्पष्ट किया गया है, ठीक। आगे प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। NSIL के काम और इन स्पेस के काम यहाँ पे बताए गए। नेक्स्ट आपका है इसरो का RLV LEX मिशन, ठीक है, किसका है? इसरो का। इसको हम लोग देखते हैं। RLV का मतलब जो था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है। बेसिकली RLV LEX का जो मतलब है काम, ये क्या है? ये बेसिकली है क्या कि दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, ठीक, मैं रीड किया ही हूँ। दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन है। RLV का मतलब ये होता है, यहाँ पे सिंपली बात है, देखो R का मतलब लिखा है रीयूजेबल, ठीक है, L का मतलब लॉन्च व्हीकल्स, RLV हो गया, ठीक है। यानी बेसिकली क्या होगा, ये दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, ठीक है, दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले, ठीक है, लॉन्च व्हीकल्स। अब देखो बहुत हो क्या रहा है, अभी क्या हुआ है, ठीक है, इसमें हुआ क्या है बेसिकली, इसका जो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसको सफलतापूर्वक अभी रिसेंट में संचालित किया गया है, जिसकी वजह से न्यूज में आई है। अब बात आता है कि इस मिशन का संचालन कहाँ से किया गया। तो इस मिशन का जो संचालन किया गया है
वो चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया गया है। पीटी में क्वेश्चन बन क्या सकता है कि RLV LEX मिशन का संचालन कहां से किया गया, तो चित्रदुर्ग कर्नाटक से। किसके किसके देखरेख में, तो भाई ऊपर क्लियर लिखा है इसरो ने किया, तो यानी इसरो तो भाई इसमें मेन बॉडी हो गई, ठीक है। तो और किसने सहायता की, तो कह रहा है इसरो के साथ साथ DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से। ध्यान रहा है इसरो ने बेसिकली किसके सहयोग से, DRDO के सहयोग से और इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो चित्रदुर्ग कर्नाटक है वहां से इस मिशन को संचालित किया, ठीक है। अच्छा, अब इसका टेस्ट कैसे किया गया इस मिशन को, तो चिनूक हेलीकॉप्टर। अब लोग कि भाई इंडियन एयरफोर्स को सर क्यों शामिल किया गया, क्योंकि देखो बेसिकली ये परीक्षण किया गया है चिनूक हेलीकॉप्टर से, ठीक है। पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें इसके परीक्षण में किसका मदद दिया गया, तो इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर का मदद लिया गया, हेलीकॉप्टर का मदद लिया गया। अच्छा, इस जो ये मिशन है इसमें बेसिकली एक पंख लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें बेसिकली एक पंख लगा है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर क्या करती है कि बेसिकली इस मिशन को 4.5 किलोमीटर के हाइट पे लेके जाती है। कहां पे, 4.5 किलोमीटर, यहां पे देखो लिखा है, ठीक है, कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ जब एक पंख वाले यानी ठीक है एक पंख वाले यंत्र की हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर उसे रनवे पे स्वतः लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया, और वो स्वतः लैंडिंग कर भी गई, यानी 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे लेके जाया गया और वहां से सीधा छोड़ दिया गया, ठीक है, रनवे पे। तो रनवे पे वो सक्सेसफुल तरीके से लैंड भी किए, ठीक है। और 4.5 किलोमीटर की हाइट पर किस हेलीकॉप्टर के तहत ले जाया गया, किस वायुयान, तो उसका नाम है चिनूक के तहत लेके जाया गया, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसको आप लोग कर लोगे। यानी बेसिकली क्या किया गया कि RLV की स्वायत्त लैंडिंग का बेसिकली क्या था, ये एक अभ्यास था जिसको चिनूक हेलीकॉप्टर से संपन्न कराया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। बेसिकली यहाँ पे देखो लिखा भी है कि RLV क्या है, अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है एक पंख वाला, ठीक है। ये देखो स्वायत्त लैंडिंग अभ्यास था जिसको पूर्ण किया गया कहां से, कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग कर्नाटक से, ठीक है। ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो अगला मिशन है वो है LV-M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन, ठीक है। वन वेब एक्चुअली एक कंपनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोग इसको देखते हैं, वन वेब, ठीक है, बेसिकली मतलब एक कंपनी या एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। अब देखो इसके तहत हुआ क्या है, जो हमको चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है। यहाँ पे देखो वन वेब के बारे में लिखा हुआ है कि ये सेकेंड, ध्यान देना, अभी जो ये मिशन था ये सेकेंड डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन था, ठीक है, ध्यान देना है। ये क्या है, ये न्यू मेसर्स, ठीक है, आप ध्यान देना, ये बेसिकली मेसर्स वन वेब का, ठीक है, ये सेकेंड डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन था। इस मिशन के तहत वन वेब ग्रुप की कंपनी जो है उसकी 36 उपग्रहों को क्या किया गया है, पृथ्वी के वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया है। कितना, 36 सैटेलाइट्स को, ठीक है। कहां से ये प्रक्षेपण हुआ, तो जाहिर सी बात है श्रीहरिकोटा, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से। तो बेसिकली यूज द्वितीय लॉन्च पैड का ही मैक्स में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा, श्रीहरिकोटा। कितने, वन वेब ग्रुप की कंपनी की 36, ठीक है, सैटेलाइट्स को स्थापित किया गया है। अगला क्या है, ये सेकेंड डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, ठीक है। सारी चीजें तो मैंने अब बता दी। इसके बाद से अगला आपका है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान-1। अब देखो टेरान-1 के बारे में एक तो सीधा हेडिंग पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट क्या है, तो विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट उसका नाम है टेरान-1। तो एक तो सीधा पीटी में हेडिंग से ही क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब हेडिंग के अंदर जाएगा तो क्या बोलेगा, ठीक है, टेरान-1। अब यहां पे देखो फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है जिसका नाम है टेरान-1, ये फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से बेसिकली इसको प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये ठीक है, ये भी बन क्या सकता है कि उसका पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान-1 जिसे फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स, ठीक है, सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पे हो सकता हो ना कि ये यहाँ तक लिख दे और ये पूछ दे, ठीक है, कि कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो केप कैनवेरल स्पेस फोर्स सेंटर। हालांकि इतना दिमाग में नहीं जाएगा, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन पूछना होगा, तो बस हेडिंग, ठीक है, बस हेडिंग। अच्छा, जाहिर सी बात है
ये मिशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ये फेल मिशन था या पास मिशन था। तो इस मिशन के बारे में दिमाग में रखना, ये एक फेल्ड मिशन था, ध्यान देना, ये एक फेल्ड मिशन था। देखो यहाँ पे लिखा है, परंतु यह रॉकेट पृथ्वी की निम्न कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। ठीक है, तो ये मिशन क्या है? ठीक है, फेल्ड है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं बेसिकली लिखी गई हैं, जैसे टेरान 1 के बारे में कह रहा है कि मीथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% द्रव्यमान मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड है। ठीक है, मीथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% द्रव्यमान मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड है। एक तो पीटी में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट यहां पे हो सकता है कि इस रॉकेट का विकास किसके द्वारा किया गया। भाई विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, तो भले ही ठीक है सक्सेस नहीं हुआ, फेल कर गया, लेकिन ठीक है कह रहा कि इसका विकास किया गया है एरो स्पेस स्टार्टअप, ठीक है, जिसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस द्वारा। ठीक है, देना है इसके द्वारा, रिलेटिविटी स्पेस द्वारा। तो विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1, जो कि ठीक है एलईओ में पहुंचने में विफल रहा है, लेकिन इसका विकास ठीक है रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा किया गया। इसमें ये मीथेन से संचालित रॉकेट था। 85% जो इसका पूरा मास है वो मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड था। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। इसके बाद से नेक्स्ट आपका है मेगाट्रॉपिक्स 1। मेगाट्रॉपिक्स 1 का ठीक है नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल, ध्यान देना, नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल। ये हम लोग देखते हैं। मैं एक बार बुक में मेगाट्रॉपिक्स 1 को खोल लेता हूं। यहाँ पे एक टर्म्स लिखा हुआ है पुनर्प्रवेश। बात आती है कि भाई कि हमने ठीक है क्यों यहाँ पे लिखा ना कि नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल हुआ, नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल हुआ। देखो हो क्या रहा है, हम लोग भाई स्पेस में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कई सारे सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। हर सैटेलाइट का अपना एक जीवन काल होता है। उस जीवन काल को पूरा, यानी जब किसी का जीवन काल खत्म हो जाता है तो वो सैटेलाइट इनडायरेक्टली हमारे लिए क्या हो गई है, एक कचरे की तरह समान हो गई है। तो यानी हम लोग क्या हो गया, एक कचरा हो गया है। ठीक, अब स्पेस में हम लोग लगातार भाई भारत ही नहीं विश्व की कई सारी स्पेस एजेंसीज अंतरिक्ष में अपने मिशन छोड़ रही हैं। तो यानी स्पेस में कचरे की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अंतरिक्ष कचरे की मात्रा में क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है। और पता चले कि अभी जो तकनीकी उन्नति हुई है वो तकनीकी पतन का कारण बन जाए। ठीक है, ध्यान रहे, तो तकनीक में उन्नति भी पतन का एक कारण बन सकती है भाई, अगर हम लोग कचरे, अंतरिक्ष कचरे को साफ सफाई नहीं किया। तो हुआ क्या, पहली बात मेगाट्रॉपिक्स 1 में ही लिखा है बेसिकली। देखो इसको क्यों भेजा गया था, तो क्लाइमेट स्टडी के लिए और बेसिकली ट्रॉपिकल वेदर के स्टडी के लिए क्यों भेजा गया था, तो ट्रॉपिकल, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय मौसम, ट्रॉपिकल वेदर और क्लाइमेट स्टडी के लिए, क्लाइमेट स्टडी ठीक है के लिए बेसिकली इसको भेजा गया था। ठीक है, किसके सहयोग से, तो यहां पे देखो लिखा है वर्ष 2011 में PSLV C18 के द्वारा, PSLV C18 के द्वारा 2011 में इसको भेजा गया था। 2011 नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया था, PSLV C18 के द्वारा भेजा गया था। ठीक, PSLV C18 के द्वारा भेजा गया था। अच्छा, किसकी सहयोग से भेजा गया था, अगर ये क्वेश्चन को आ जाए, ठीक है, तो इसरो, जाहिर सी बात है भेजने वाली कौन थी, तो भेजने वाली तो इसरो ही थी, लेकिन इसरो क्या की थी, अकेले नहीं भेजी थी। इसरो ने इसके लिए सहयोग लिया था। ठीक है, और सहयोग लिया था फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNEX। ठीक है, ये क्या है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, इसके सहयोग से इसको भेजा गया था। ठीक है, तो इसको कहाँ, इस कचरे को उतारा गया, तो प्रशांत महासागर में। देखो ठीक है, मतलब मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है कि चूंकि जो बैलेंस है वो बिगाड़ा जाता है, तो वो बहुत तेजी से नीचे आता है, तो जल उल की मैक्सिमम हिस्सा राख हो जाता है। कुछ हिस्सा जो उसका बचा रहता है, ठीक है, रॉकेट में जो ऊपरी नोड होता है ना, वहीं पे सैटेलाइट्स लगे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है मतलब जब उसका कुछ हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा रहता है, जो धरती मतलब गिरता है, उसको प्रशांत महासागर में उतारा गया। तो ये भी एक पीटी में क्वेश्चन बन कह सकते हैं कि मेगाट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्प्रवेश हाल ही में, ठीक है, किस महासागर में कराया गया। ठीक, तो बचा हिस्सा आपका गिरा कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। ठीक, तो ये आपकी बात होगी। ठीक है, मिशन का लाइफ काल आपका पूरा हो गया था, 2021 से कम करना भी बंद कर देता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है SSLV D2 EOS 07 मिशन। ये हमारा नेक्स्ट है। D2 का मतलब क्या है, सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट, द्वितीय विकासात्मक उड़ान से संबंधित है। SSLV के द्वितीय, देखो SSLV जैसे हमने PSLV देखा, उसी तरीके से
अभी एसएसएलवी का द्वितीय विकासात्मक उड़ान ठीक है, मतलब हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एसएसएलवी D2। ठीक है, तो D2 टर्म्स का मतलब समझ गया। अब EOS 07 मिशन को लोग समझते हैं कि भाई EOS 07 मिशन है क्या। ठीक है, EOS 07 मिशन है क्या, इसको देखते हैं। तो एसएसएलवी D2 के तहत एक्चुअली मेजरली 3 सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया गया, मतलब 3 सैटेलाइट्स को यहां से भेजा गया अंतरिक्ष में। उनमें जो मेजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो आपका EOS 07 है। ठीक है, ध्यान देना, EOS 07 है। ठीक है, EOS 07 क्या है आपका सबसे, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ठीक है, EOS का मतलब हो गया अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ठीक है, भू प्रेक्षण उपग्रह। ठीक है, EOS का मतलब हो गया। अब इसमें चूंकि जो 3 सैटेलाइट्स भेजे गए, इसमें मेनली क्या आपका EOS 07 है, हालांकि इसके साथ साथ जानूस और आदिसेट भेजा गया था। आदिसेट के बारे में सेपरेटली पीटी में क्वेश्चन बन के आने की पूरी संभावना है, भले से ये मेन नहीं है, क्योंकि इसका विकास का जो संबंध है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आदिसेट पेपर में सेपरेटली क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, EOS 07 के बारे में देखते हैं। अब EOS 07 क्या है, ये तो हम नॉर्मली समझ गए। ठीक है, कि EOS 07 मिशन क्यों रहा है, कि मेन उपग्रह जो था वो आपका क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS था, तो इसके लिए इसका नाम, इस मिशन का नाम ये रखा गया। अब देखो यहां पे बोला कि जानूस क्या है। ठीक है, जानूस 1 के बारे में, तो जानूस 1 क्या है कि कह रहा है कि यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक स्मार्ट उपग्रह मिशन है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटर स्मार्ट उपग्रह मिशन है, जो कि एंटारिस एक कंपनी है। ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया था, यानी एंटारिस कंपनी का उपग्रह है। तो जानूस किसका उपग्रह है, तो जानूस जो उपग्रह है वो एंटारिस का है। ठीक है, एंटारिस ऐसे अपने नोट में लिख लेना ताकि रिवीजन करना आसान रहेगा। एंटारिस का एक उपग्रह है, इसका काम क्या है, बेसिकली ये पथ प्रदर्शक के रूप में, एंटारिस का उपग्रह किस चीज के लिए, पथ प्रदर्शक के रूप, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में, टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में है। ठीक है, तो ये TD ऐसे लिख देता हूं, इसका काम हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे वजन कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक, ये नहीं है। जानूस 1 विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। मैक्सिमम देना कि ये देगा कि विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन सा है, तो वह है जानूस 1। वो आपका जानूस 1 हो गया। किसके द्वारा बनाया गया है, एंटारिस के द्वारा। किसके तहत छोड़ा गया, एसएसएलवी D2 के द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट के द्वारा। ठीक है, एसएसएलवी के सेकंड डेवलपमेंटल फ्लाइट के द्वारा छोड़ा गया। मेनली इसके तहत छोड़ा गया मिशन EOS 07 है। आदिसेट के बारे में देखो यहां पर लिखा गया। ठीक है, और आदिसेट बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें EOS 07 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना बाकी है, इसके लिए लिखा भी मेजरली इसी पे। पहली बात, किसके द्वारा इस उपग्रह को निर्मित किया गया, तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा बनाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन क्या सकता है, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा 8.8 किलोग्राम की है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट बात, कि विश्व में यह प्रथम अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध 750 छात्राओं के साथ मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं कि आदिसेट को वुमेन्स ने बनाया, लड़कियों ने बनाया है। ठीक है, छात्राओं ने बनाया। 750, एक तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 750 छात्राओं के सहयोग से इसको बनाया गया। और ये 750 छात्राएं किस पृष्ठभूमि से संबंधित है, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित है। ठीक है, एक सेकेंड, एक्चुअली सर्दी बहुत, मतलब अच्छी खासी हो गई मुझे। ग्रामीण पृष्ठभूमि, लेकिन चलिए कोई नहीं, ये हो गया। ये तो मतलब आप समझो हाल की मैंने प्रॉपर जब थोड़ा रेस्ट लिया तो रेस्ट लिया भी। हालांकि कल अपना शेड्यूल पूरा दिन भर दौड़ भाग का ही था, क्योंकि 2 टॉपर्स आप देखोगे कि सेंटर पे आ हुए थे, खुद IPS बजरंग सर। ठीक है, और वो हमारे एक अच्छे मित्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस आए थे। ठीक है, और दीपक सिंह। तो हम लोग नॉर्मली अब इस मतलब हमारी एज में जब हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो नॉर्मली हमारे लिए एक फ्रेंड्स बन जाते हैं या एक भाई की तरह हो जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा स्टूडेंट और टीचर वाला गैप लगभग ना के बराबर रहता है। ठीक, तो मस्त हम लोग दिन भर घूमे, सेमिनार किए, फिर रात में खूब बकवास किए। ठीक, बातचीत किए। सुबह में उन लोग की ट्रेन थी, फिर वो लोग वहाँ गए। तो ब्रेक तो लिया था मैं, लेकिन कल दिन भर काम था। तो
उतना मतलब ठीक नहीं है, लेकिन आराम था। मतलब क्लास लेने लायक तो ठीक ही है, ब्रेक ले लेके इस तरह से क्लास रिकॉर्ड की जा सकती है। लाइव क्लास में मुझे दिक्कत आ जाती, क्योंकि हाँ आते हम लोग। तो अब समझ गए कि इसकी ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, तो ये पीटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहा है, कह रहा है कि सभी महिला अवधारणा और वुमेन कॉन्सेप्ट के साथ ये अपने तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था, जिसका उद्देश्य क्या है, स्टेम में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो ये क्योंकि उस उद्देश्य था किसका, आदिसेट 2 का। तो आदिसेट 2 मिशन का उद्देश्य स्टेम में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना है। स्टेम से क्या मतलब है, एस का मतलब हो गया साइंस, टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, ई का मतलब हो गया इंजीनियरिंग, एम का मतलब है मैथमेटिक्स। तो अब समझे ना कि स्टेम का मतलब हो गया कि इन चीजों में, इन फील्ड में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य था। अब आ गए अमीरात चंद्र मिशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया अमीरात चंद्र मिशन। अमीरात चंद्र मिशन को देखते हैं हम, ठीक है। अमीरात चंद्र मिशन को भेजा कहां से गया है, तो ध्यान देना है, अमीरात चंद्र मिशन का जो को भेजा गया है आपके, ठीक है, फॉल्कन 9 रॉकेट की तरह। देखा, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इस मिशन का बेसिकली परीक्षण किया गया, भेजा गया, ठीक है। अच्छा, कहां से भेजा गया, तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, ठीक है। तो नॉर्मली अब देखोगे भारत में प्रक्षेपण आपका श्रीहरिकोटा सार, ठीक है, द्वितीय लॉन्च पैड से मैक्सिमम चलता है। यूएस वाले में बेसिकली फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स सेंटर से, मतलब ये मैक्स आपको बताते हैं। कभी ऐसा डिटेल में क्वेश्चन देते हैं तो तुक्का यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इतना डिटेल में देता नहीं क्वेश्चन, बट देते तो आप तुक्का कर सकते हो। अच्छा, अमीरात चंद्र मिशन है, ठीक है, अमीरात चंद्र मिशन है। यूएई, अमीरात में की यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर रहे हैं, और हमको पता है यूएई अरब प्रायद्वीप का एक हिस्सा है। तो फर्स्ट अरब मिशन हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के टारगेट से भेजा गया फर्स्ट अरब मिशन है। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। यूएई अरब प्रायद्वीप का एक ऐसा कंट्री है जो साइंस के सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। रूढ़िवादी में डिक्लाइन कर रहा है, साइंस के सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक मतलब आप किसी का मतलब 2-3 साल से आप करंट अफेयर, और तो 3 साल, ये चौथा साल मेरा करंट अफेयर का, नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि साइंस टेक के सेक्टर में यूएई अपना कदम रख रहा है, पॉजिटिवली रख रहा है, और वर्ल्ड सहयोग भी कर रहा है, ठीक है, ध्यान दे रहा है। ये बात हो गई हम लोग की, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि चंद्रमा को टारगेट करते हुए भेजा गया है। तो चंद्रमा, जैसे हमने टारगेट किया क्या, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव को, तो ये टारगेट करते हुए भेजा गया है उत्तर पूर्व को, चंद्रमा के उत्तर पूर्व में एक क्रेटर है जिसका नाम है एटलस क्रेटर, ठीक है, एटलस क्रेटर। तो एटलस क्रेटर के बेसिकली इसको यहां पे उतारा जाना है, ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर पर बेसिकली इसको उतारा जाना है। ये इसका एम हो गया, उद्देश्य हो गया। पेपर में क्वेश्चन कह सकता है कि चंद्रमा का एटलस क्रेटर निम्नलिखित में से किधर स्थित है, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, या उत्तर पश्चिम भाग में, ऐसा क्वेश्चन कह सकता है। तो हमको पता है दक्षिणी ध्रुव पे हमने उतरा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्या मारेगा, टिक, दक्षिणी भाग। क्यों, क्योंकि एक्चुअली सबको दक्षिणी पोल याद है हमारे सफल प्रक्षेपण के कारण, ठीक है। तो ये आपका पीटी में क्वेश्चन कह सकता है, यहां पे दिमाग रखना। तो जो टारगेटेड एरियाज है, ठीक है, वहां पे मैं फोकस कर दे रहा हूं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा इनके रोवर, तो देखो जो इनका रोवर था, रोवर का नाम राशिद है, राशिद रोवर, ठीक, रोवर का नाम। और जो रोवर का शेप है वो चेयर्ड साइज का है, ठीक है। हमारा रोवर तो आपने देखा ही देखा है, तो ठीक, इनका रोवर किस साइड का है, किस शेप का है, तो चेयर्ड साइज यानी कुर्सी के आकार का रोवर बनाया गया है। कितने किलोग्राम का रोवर है ये आपसे मतलब नहीं रखता है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब देखो इस मिशन का प्रक्षेपण भले से कहां किया गया, ठीक है, इस मिशन का प्रक्षेपण फ्लोरिडा से किया गया। लेकिन कह रहा है कि देखो यहां पे अच्छी बात क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह रहा है कि इस मिशन हेतु दुबई स्थित, ठीक है, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, तो ठीक है, चूंकि इनकी स्पेस सेंटर का ही नाम क्या है, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर कहां पे स्थित है, दुबई में स्थित है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर यानी MBRSC ने जापान की जो एक कंपनी है आई स्पेस इंक, इसके साथ एक MOU ट्रेड साइन किया था इस मिशन के लिए। तो क्वेश्चन में क्या सकता है, अमीरात चंद्र मिशन के लिए, ठीक है, MBRSC ने निम्नलिखित में से किसके साथ, ठीक है, एक MOU साइन किया था, ठीक है। और हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए क्लियर स्टेटमेंट लिख दे कि हाल ही में अमीरात या प्रथम, और भी क्लियर कर दे भाई, आपको दिक्कत ही ना हो, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, क्योंकि उसको आपको आपसे गलत करवाना है, आपको सोचने पे मजबूर नहीं करना उसको, मतलब सोचोगे तो सही कर दोगे। तो वो सोचेगा कि नहीं, मैं आंसर, लोगों को क्या लगे, लोगों को लगे कि मैंने आंसर तो खुद ही लिख दिया है, वो क्या कर देगा, अभी हाल ही में
अरब की प्रथम चंद्र मिशन, ठीक है, चंद्र मिशन का फॉल्केट 9 रॉकेट के द्वारा, ठीक है, अमेरिका के फ्लोरिडा से सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक, इस मिशन हेतु देना है MBRSC यानी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने निम्नलिखित में से किसके साथ MOU साइन किया? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, ESA, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी का नाम लिखिएगा, ठीक है, आई स्पेस इंक। इंपॉर्टेंट बात, किसी का दिमाग जाएगा जब लोगों को पता है कि कहां से प्रक्षेपण किया गया है, तो किया गया है USA से। दिमाग में लोगों को क्या जाएगा? नासा, मार के निकल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम सोचेंगे तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी सोच सकते हैं, लेकिन गलत तो करेंगे। तो जो नहीं पढ़ा होगा वो आई स्पेस इंक को टिक नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये बात होगी। कह रहा कि अब देखो, कह रहा लैंडिंग से कुछ समय पूर्व, ठीक है, हुकोतो RM1 जो लैंडर का नाम है, ठीक है, कह रहा कि लैंडर का संपर्क मिशन नियंत्रण केंद्र से टूट गया, यानी ये भी फेल कर गया है। ठीक है, तो लैंडर का नाम क्या हो गया? हुकोतो RM1, हुकोतो RM1। रोवर का नाम क्या हो गया? रोवर का नाम हो गया राशिद रोवर। राशिद रोवर किस साइज का है? चेयर्ड साइज का है। ठीक है, ये भी फेल कर गया है। ठीक है, यानी चंद्र मिशन हमने इस किताब में 3 पढ़ लिया, चंद्रयान 3, लूना 25, आई बात समझ में, और तीसरा हमने पढ़ लिया अमेरिका अमीरात चंद्र मिशन। ये 3 हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नासा चंद्र मिशन। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, मतलब बेसिकली अभी नासा क्या कर रही है, रसिया ने तो भाई अपना भेजा, भी फेल कर गया, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मानव मिशन नहीं था। तो बेसिकली नासा इसके पहले मानव मिशन के तौर पे ध्यान देना है, 1972 में अपोलो मिशन भेजा था, 1972 में अपोलो 17। तो क्वेश्चन में कैसे अपोलो 17 मिशन को, ठीक है, नासा के द्वारा, ठीक है, कब भेजा गया था? अपोलो 17। तो अपोलो 17 मिशन का संबंध आपका हो गया 1972। ठीक है, अब यहां पे मैं पूछूंगा आपका चंद्रयान 1 कब भेजा गया था? क्वेश्चन मार्क। आ जाओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कल की क्लास में, एक सेकेंड टाइम देना। ठीक है, लूना 25। लूना 25 क्या है? एक चंद्र मिशन है। ठीक है, ठीक है, फेल कर गया। इसके पहले लूना 24 कब भेजा गया था? 1976 में, 1976 में। लूना 24 1976। इसको दे देगा कि भाई इसको ऑर्डर में लगा दो। ठीक है, ऑर्डर में अपोलो 17 और लूना को लगा दिया आपने। ये क्या था? ये क्या था? ये मानव, ठीक है, युक्त एक क्या था? एक मिशन था। ठीक है, मानव युक्त एक मिशन था 1972 में नासा का। ये नासा का है। लूना क्या है? रशियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, अब ये समझ गए आपको। तो यहां से पीटी में देखो, इसी तरीके से लिंक करके आपकी पीटी में क्वेश्चन आएगा। ठीक, आपके पास क्षमता होगी, आप लगाओगे, नहीं इतनी ठीक है इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो गलत कर बैठोगे। ठीक है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं टाइम भले लिया हूं, लेकिन कोशिश क्या हो कि जितनी अपने पास इंटरलिंकिंग की क्षमता है लगा के करो आपको। अब देखो, अभी क्या है, नासा ने अपना जो अगला हम लोग कहते हैं जो मिशन है, ठीक है, यह देखो है कि आर्टेमिस 2 नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। ठीक है, इस मिशन के तहत आर्टेमिस 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई। जिन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई, उनमें से जो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है ध्यान देना करा कि क्रिस्टिना कोच, ये काफी या एक सेकेंड, ये पहले चारों का नाम आप लोग देख लीजिए। ठीक है, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना हैमक कोच और जेरेमी हैंसम। ये 4 लोग हैं, ये 4 पीपल्स हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं। रीड वाइजरमैन, ठीक, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना हैमक, ठीक है, कोच जेरेमी हैंसन। ठीक है, तो हैमक है, हैंसन है
वाइजर है, ग्लोवर है, ठीक है। ये 4 नाम 2-3 बार रटोगे याद रहेगा। अब इसमें कह रहा है आगे कि जो क्रिस्टलिना कोच है वो चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। क्रिस्टलिना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री होंगी। अब देखो कुछ बातें और बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि क्रिस्टलिना कोच का चयन ऐसे ही नहीं किया गया है, इनके पास कुछ रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। क्या रिकॉर्ड मौजूद है? तो अंतरिक्ष में दे देना है किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान, लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, कितने दिन का? 328 डे का इनके पास रिकॉर्ड है। तो एक्सपीरियंस्ड वुमेन है, इसलिए क्षमताओं की वजह से, ऐसा नहीं कि एक सीट रिजर्व था वुमेन्स के लिए इसलिए भेजा गया है, ठीक है। क्षमता थी, अदर 3 से शायद ज्यादा ही रही हो, ठीक है, इसलिए चुना गया, ठीक है। अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड इनके पास है 328 डे के लिए, इसके लिए पूछा गया। इनके पास पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक भी मतलब इनके द्वारा किया गया, ठीक है, पूर्णतः महिला द्वारा की गई स्पेस वॉक, ठीक है। फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस वॉक भी में भी ये शामिल थी। तो यानी काफी एक्सपीरियंस और योग्य है क्रिस्टिना कोच, ठीक है, इसके लिए इनका चयन किया गया। इन 4 का नाम पेपर में आ सकता है, रीड वाइजरमैन, विक्टर ग्लोवर वाइजरमैन, हैमक और हैंसम, ठीक है। ये 4 नाम याद कर जाना। अब अभी MBRSC का हम लोगों ने एक बार नाम सुना ही कि अमीरात चंद्र मिशन, फर्स्ट अरबियन चंद्र मिशन जो कि फेल कर गया, ठीक है। इसके लैंडर और रोवर और विक्रम का बेसिकली हमने नाम देखा, ठीक है। हाँ, लैंडर और रोवर का नाम देखा, वो तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। कह रहे सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, लॉन्गेस्ट अरब, ठीक है। एस्ट्रोनॉट मिशन, इसको देखेंगे कितना लंबा है, तो कह रहा है ये 6 माह लंबा एक मिशन है, ठीक है। 2 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। कह रहा है कि नासा के तत्वाधान में स्पेस एक्स के क्रूज 6 मिशन के एक अंग के रूप में जानना है, ठीक है। क्रूज 6 मिशन के एक अंग के रूप में, ठीक है, एक अमीराती अंतरिक्ष यात्री सुल्तान और नियादी को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। तो क्रूज 6 मिशन के एक अंग के रूप में, ठीक है, किस अमीराती अंतरिक्ष यात्री को ISS पे भेजा गया है? सुल्तान अल नियादी को, ठीक है, सुल्तान अल नियादी को। अब बात आती है कि क्या सुल्तान अल नियादी पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं अरब अमीरात के? कह रहा ये सेकेंड टाइम है जब अंतरिक्ष ऑब्जर्वेशन के लिए या अन्वेषण के लिए UAE द्वारा किसी अमीराती अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया है। तो पहले कौन थे? पहले थे हज्जा अल मंसूरी, पहले थे मंसूरी साहब गए, सफल लौटाए, तो सुल्तान अल नियादी को भेजा गया, सुल्तान अल नियादी को, ठीक है। तो सुल्तान अल नियादी सेकेंड है। कह रहा है कि 2021 में UAE अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मतरूशी का चुनाव करने की घोषणा की गई थी, ठीक है, ठीक है। इसको रीड करना, बेसिकली नाम ही इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बार कौन गए थे? मंसूरी, ठीक है। अभी कौन गया? नियादी, ठीक है, जिसकी घोषणा 2021 में चयन हुआ था, ठीक है। तो ये अच्छा, UAE चूंकि एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, ये बताता है कि ठीक है, हम नॉर्मली एक रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे हम लोग कंट्रीज को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा लिंक करा के पेपर में क्वेश्चन दे दे, बट रीड करना है। ऑप्शंस देखो, आपको दिमाग में क्या रखना चाहिए? बस ऑप्शंस को पहचानने की आप में एबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए। नोरा अलमत रूशी कभी याद नहीं रहेगा, मैं आपसे ऐसे सीधा क्वेश्चन बिना ऑप्शन के पूछ दूँ। हज्जा अल मंसूरी याद नहीं रहेगा, सुल्तान अल नियादी याद नहीं रहेगा, बट इतनी रिवीजन कर लो, ऑप्शन देखते गिर गया। सुल्तान अल नियादी अभी गए थे, पहले मंसूरी साहब गए थे, ठीक है, चयन हुआ था अलमत रूशी, कुछ ऐसा नाम था, बस चल नोरा फतेही से याद कर जाओ, ठीक है, कुछ भी याद कर जाओ। आपका काम बेसिकली ऑप्शन को पहचानना होना चाहिए। साइंस टेक का एक टॉपिक खत्म होता है और हमारा साइंस टेक का दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी। इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी। अब देखो, इसमें पहली टॉपिक जो आपका है उसमें क्या बताया गया कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर्स हैं, जिनको जो हमको पता है सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होती है, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि अभी SC 2023 या SC 23 का मतलब बेसिकली 2023 ही है।
की कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग की कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस के तहत क्या किया गया, विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की एक सूची दी गई। भारत के भी कुछ सुपर कंप्यूटर्स इस सूची में शामिल हैं। भारत के कुल कितने सुपर कंप्यूटर्स इस सूची में शामिल हैं, तो उसका आंसर है, कोई बताएगा क्या कितना है? ठीक, आगे लिखा हुआ है, देख लेंगे, बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। मतलब बता देने का मतलब है कि आपने पढ़ा था, ठीक है। इसमें देखो हेडिंग भी यही लिखा गया है, एरावत क्या है, भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। तो एक तो हेडिंग से ही पीटी में क्वेश्चन आ जाएगा, हेडिंग से ही पीटी में। अच्छा, एससी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन तो ये किया गया है कोलोराडो, ठीक है, कि डेनवर में, जानना है अमेरिका के कोलोराडो स्थित, यानी मध्य अमेरिका में बेसिकली कोलोराडो है, ठीक है। वहाँ पे क्या एक कोई लोकेशन होगा, डेनवर, ठीक है। तो वहाँ पर एक्चुअली एससी 2023 का कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो लोकेशन भी कहाँ पे हुआ, पेटी में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो फ्रंटियर हर बार की तरह यहाँ पे एक बार चार्ट देखो, तो यहाँ पे टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स लिखे हैं, ठीक है। फ्रंटियर देखोगे, फ्रंटियर का जो गति है, द्रुततम गति है, वो आपका है 1194 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो पेटाफ्लॉप्स में या पावर है उसको पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है, मतलब बेसिकली फ्लॉप्स में मापा जाता है, ठीक है। पेटा जो टर्म्स है वो, ठीक है, पेटाफ्लॉप्स, एक्जाफ्लॉप्स, ये आगे मतलब पावर के हिसाब से लगता जाता है, ठीक है। अब देखो तो 1000 पेटाफ्लॉप्स पार एकमात्र सुपर कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर। कहाँ का है, यूएसए का। इसकी कितनी क्षमता है, 1194। इसी के लिए कहा जाता है कि यह विश्व का पहला या इकलौता, ठीक है, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। क्या है, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि 1194 पेटाफ्लॉप्स इसका क्या है, या 1.194 एक्साफ्लॉप्स इसका एचपीएल है, यानी हाई परफॉर्मेंस लिंक पैक इसका कितना है, 1.194 या 1194 पेटाफ्लॉप्स पे, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट एचपीएल किसकी है, तो वो अरोरा कहाँ पे है, ठीक है, अमेरिका, ईगल अमेरिका। तो टॉप 3 कंप्यूटर्स कौन से हैं, तो टॉप 3 आपका फ्रंटियर जो कि एक एक्साफ्लॉप्स, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद से आपका अरोरा, इसके बाद से आपका ईगल। ये तीनों सुपर कंप्यूटर्स आपके कहाँ से संबंधित है, कि तीनों सुपर कंप्यूटर आपके अमेरिका से संबंधित है। फ्रंटियर अमेरिका, अरोरा अमेरिका, ईगल अमेरिका। फुगाकू जापान का है, ठीक है, और लूमी आपके फिनलैंड का है, ठीक है। लूमी सुपर कंप्यूटर का संबंध इसके पहले पेपर में आ चुका क्वेश्चन कि कहां से है, ठीक है। तो ये टॉप 5 है, ठीक है, क्वेश्चन बन जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन एक बार पीटी में हालांकि भारत से संबंध करके दिया था, इसे दिखता है टॉप एससी यानी सुपर कंप्यूटर, ठीक। ऐसे बहुत करेगा, लिंक देगा तो एससी 23 लिख देगा, यहां पे लिख देगा संबंधित देश, ठीक है। अब यहां पे 4 का नाम दे देगा, 4 सुपर कंप्यूटर्स के नाम दे देगा, इनमें से 4 देशों के नाम दे देगा, और कोई एक क्या करेगा उसमें गलत कर देगा, लिखेगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक, ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन या सुमेलित है या नहीं है में आ सकता है। भारत के कुल 4 सुपर कंप्यूटर्स को जगह दी गई है, लेकिन देखोगे चारों सुपर कंप्यूटर में भारत का जो टॉप सुपर कंप्यूटर है उसकी पेटाफ्लॉप्स आप देखना चाहोगे कितना है, 8 के करीब में है, 8.5 पेटाफ्लॉप्स पे, ठीक है। इसकी अधिकतम संसाधन जो गति है, ठीक, वो कितनी है, वो आपकी 8.50 पेटाफ्लॉप्स पे, एचपीएल इसका 8.50 पेटाफ्लॉप्स पे, ठीक, ध्यान रखना। अब कहाँ 8.50, कहाँ 1194, ठीक है। तो अंतर पता चल गया आपको, लेकिन ये किसका है, तो जाहिर सी बात है वो आपका है एरावत। एरावत कहाँ पे स्थित है, तो वो सीडेक पुणे में इसको स्थित है, सीडेक पुणे में स्थित है एरावत, सीडेक पुणे में स्थित है। ओवरऑल रैंकिंग कितनी मिली है, तो एरावत को 19th रैंक मिली, 90वां स्थान एरावत को मिला हुआ है। तो पहले तो वो 4 हैं, कौन, एरावत आपका पहला हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ठीक है, दूसरा। अब देखो एरावत के बारे में, चूंकि भाई वर्ल्ड में 19th रैंक का एक सुपर कंप्यूटर है, 8.50 पेटाफ्लॉप्स की वो है, ठीक। एरावत का अगर तुम फुल फॉर्म यहाँ पे कहीं लिखा होगा, अभी मैं बता दूं एरावत का, देखो तो एरावत का फुल क्या है, एआई रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज, ठीक है, और एसिमिलेशन, ठीक है, ये एरावत का फुल फॉर्म है। बेसिकली मुझे एरावत का फुल फॉर्म तो बताना ही था, उससे ज़्यादा बताना था कि यहाँ पे एरावत में जो ए आई है ना, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और देखो यहाँ पे आप लोग समझना, अगर पेपर में क्वेश्चन देगा, कह रहा है कि एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर एआई क्षमता से लैस है।
इरावत की फुल फॉर्म में जो एआई है ना, उसका मतलब ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक, तो ये मतलब अगर स्टेटमेंट देता भी, अगर आपको फुल फॉर्म पता रहता, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा इरावत के बारे में, तो ये आप सही कर देते। बेसिकली इरावत की फुल फॉर्म से, क्योंकि इरावत की फुल फॉर्म में एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है। एआई रिसर्च, एनालिटिक्स, नॉलेज, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है, ये है आपका इरावत का फुल फॉर्म। तो एक तो फुल फॉर्म आप लोग तैयार कर जाओगे, ठीक है, फुल फॉर्म तैयार कर जाओगे, ये समझिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं आगे देखेंगे, जो दूसरा हमारे पास हमारा भारत का सुपर कंप्यूटर है पावरफुल, उसको 163 रैंक मिला है। पहले वाले को 90, दूसरे वाले को 163वां। उसका नाम क्या है? परम सिद्धि। परम सिद्धि कहां पे है? पुणे में स्थित है। कहां पे स्थित है? पुणे में, ठीक है, पुणे में स्थित है। ये भी सीडेक पुणे में ही स्थित है, परम सिद्धि। ठीक, इसकी गति पहले वाले की आधी है, लगभग वो 8.5 था, ये लगभग 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, 4.62 पेटाफ्लॉप्स पे। ठीक है, रैंक कितनी है? तो ऐसे लिख जाओ, परम सिद्धि की रैंक आपका 163, उसकी आपकी होगी 9। थर्ड वाला देखो कौन सा है, ठीक है, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला आपका है प्रत्यूष। थर्ड आपका है प्रत्यूष। प्रत्यूष को कितना रैंक मिला है? 201 रैंक आपका है प्रत्यूष का। ठीक है, अच्छा, प्रत्यूष के बारे में क्या करा है? करा कि भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित है। इसको स्थापित है कहां पे? ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल ठीक है, मेट्रोलॉजी पुणे। ठीक है, अच्छा, ये एक तो सिंपल सा क्वेश्चन बन कह सकता है, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पे स्थित है? ये ट्रेडिशनली भी पेपर पेटी में क्वेश्चन बन सकता है, सीधे पूछ सकता है पुणे, देहरादून, ऐसे 4 ऑप्शंस दे देगा। तो भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, आपका, ठीक है, ये स्थित है पुणे में। यहीं पे आपका सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, जिसको 201वीं रैंक मिली है। चौथा जो टॉप 500 में भारत का सुपर कंप्यूटर है, फोर्थ वाला, वो आपका नोएडा में, जो कि पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है। उसका नाम है मिहिर। उसका नाम क्या है? मिहिर नाम है, जिसको 354 रैंक मिली है। 354वीं रैंक मिली है। मिहिर कहां पे है? तो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में। तो एक तो यही पूछ सकता है कि भारत राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहां पे स्थित है? नोएडा में स्थित है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये आपका नोएडा में स्थित है। तो ये तो एक तो ट्रेडिशनली क्वेश्चन भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान के बारे में दे सकता है, इसके बारे में, और लोकेशन में करता। तो 2 तो सीडेक में ही है, इरावत और परम सिद्धि। प्रत्यूष आपका कहां पे स्थित है? तो ठीक है, प्रत्यूष आपका भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। पहले 3 पुणे में ही स्थित है, चाहे इरावत हो, परम सिद्धि हो, प्रत्यूष हो। लोकेशन 2 तो सीडेक में ही है, एक आपका कहां पे है? एक आपका भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान में है, और एक आपका नोएडा में स्थित है। ये टॉप। कुछ और सुपर कंप्यूटर्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जैसे परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है, कहाँ स्टेब्लिश किया गया है? परम कामरूप को IIT गुवाहाटी में। ठीक है, परम अनंत, गांधी जी क्या अनंत है, ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक, परम पोरूल करके है, वो NIT तिरुचिरापल्ली में है। परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, परम गंगा IIT रुड़की में स्थित है। परम शिवाय BHU का है। ठीक है, लास्ट टाइम मुझे लगता है कि गंगा, शिवाय और प्रवेगा यही पूछा भी था। परम शक्ति आपका IIT खड़गपुर में है। परम ब्रह्मा आपका ठीक है IISER पुणे में स्थित है। परम युक्ति आपका जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु यानी JNCASR। परम संगणक IIT कानपुर। परम सिद्धि सीडेक पुणे। ठीक है, आपको इसमें परम सिद्धि तो पहले से याद है, परम संगणक IIT कानपुर में इसलिए याद कर जाओ, परम शिवाय BHU में इसलिए याद कर जाओ, परम गंगा का नाम बहुत बेहतर है IIT रुड़की में, ये याद कर जाओ। ठीक है, ये एटलीस्ट आपको याद है। बाकी प्रवेगा अनंत भाई गांधी जी का तो IIT ठीक है गांधीनगर, ये दिमाग में रख जाओ। तो थोड़ा सा रीड कर लेना। ये आप बोलोगे सर ये पेपर में आएगा क्या? पीटी में, ये पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, आएगा नहीं, पहले आ चुका है, तो रेडी रहेंगे खुद को करके। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आएंगे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम हाई स्पीड रेल का भी अनावरण किया गया है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया। अब बात आती है कि दक्षिण पूर्व एशिया के किस कंट्री में, किस देश में, ठीक है, आपका अनावरण किया गया है हाई स्पीड रेल का, और उस हाई स्पीड रेल का क्या नाम है?
क्या नाम है? तो ध्यान देना, उसका नाम है वूश। ध्यान देना, वो इंडोनेशिया में। पहली बात तो यहाँ पे उस दक्षिण पूर्व एशियाई देश का, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री को होता है आसियान कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पहली बात आसियान के बारे में एक बार होमवर्क लिख लो। आसियान, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। भारत चाइना की यहां से आप लोग अभी ब्लू वाटर पॉलिसी समझ में आएगा। इंडोनेशिया, अभी एक बार पीटी में, एक बार क्या शायद लास्ट टाइम या लास्ट के लास्ट टाइम 22 या 23 में इंडोनेशिया की ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इंडोनेशियाई द्वीपों के ऊपर, ठीक है, उसको पूर्व से पश्चिम अरेंज करने के लिए, ठीक। तो आपको एक होमवर्क यहाँ पे लिख देता है, इंडोनेशिया द्वीप के बारे में, ठीक है। ये दो आपका हो गया होमवर्क, जिसको आप लोग कर लेना है, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा गूगल से एक बार मैप आपको देख लेनी है, ठीक है, देख लेना आपको। जो हाई स्पीड रेल अभी अनावरण किया गया है, उस हाई स्पीड रूल का जो ट्रेन है उसका नाम रखा गया वूश, WHOOSH, वूश नाम रखा गया है। किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो ये चाइना की मदद से। ये आपको IR में, ठीक है, IR में ये लिखने के काम आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चाइना की भारत को घेरने की पॉलिसी का। देखो इकोनॉमिक पॉलिसी उसकी ये है, चाहे वन बेल्ट वन रोड हो, आपको ये सारे इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल है, ठीक। अभी भारत के पास बताओ हाई स्पीड रेल, देखो भारत अभी हाई स्पीड रेल की कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बट अभी संचालित नहीं है, ठीक है, ये चीज समझना। कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, संचालित नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां अनावरण किया गया है। अब देखो पहली बात तो वूश का यहां पे फुल फॉर्म रखा गया है, ठीक है, जिसको आपको देख लेना है, ठीक है। W का वकाटू, हिमेट, ठीक है, अजब सा नाम है, आप लोग को बस एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना है, ठीक है। ये वूश का फुल फॉर्म हो गया, ठीक, एक बार रीड कर लेना बस। चीन द्वारा वित्त पोषित है, तो मैंने पहले ही बताया मुख्य रूप से चीन द्वारा वित्त पोषित है, इजिली मैंने ऊपर बताया। अब बता दें कि ये जो हाई स्पीड रेल है किन दो लोकेशंस को लिंक करती है, ध्यान देना। तो ये जकार्ता को ये हाई स्पीड रेल जोड़ती है। इसकी स्पीड ध्यान देना 350 किलोमीटर पर आवर है, 350 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 350 किलोमीटर पर आवर इसकी है। अब देखो जकार्ता को ये लिंक करती है कहां से, ठीक है, वांडुंग शहर से, वांडुंग शहर से जोड़ती है जकार्ता को, वांडुंग। यहां पे आप अंडरलाइन करना चाहोगे तो, ठीक है, ठीक है, जकार्ता को वांडुंग शहर से ये जोड़ती है, ठीक, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा चलने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है, यानी जाहिर सी बात है कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो ये खैर बस एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। 350 किलोमीटर वो उसकी स्पीड है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो यहां से कह रहा है कि वर्तमान में भारत में ऐसी कोई रेल संचालित नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हाई स्पीड रेल कह दिया जाए। हालांकि भारत कुछ हाई स्पीड रेल पे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी MAHSR परियोजना, भारत इस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। भारत की पहली ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट हो सकती है अगर पूरा आ जाएगा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। इसके साथ भारत कई और 7 एरियाज को चिन्हित कर लिया है जहां पे हमको हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। उसमें 2 का संबंध तो यूपी से है, उसका एक है दिल्ली लखनऊ वाराणसी, यानी दिल्ली को वाराणसी से वाया लखनऊ होते हुए जोड़ना हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का डेवलप करते हुए, ठीक है। क्योंकि हाई स्पीड हमको पटरियों का क्यों इसके लिए कॉरिडोर बनना पड़ेगा, हमको पटरियां 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अभी हमारी पटरियां उतनी सक्षम नहीं है, ध्यान देना। अगला क्या है, हावड़ा से वाराणसी को जोड़ना या वाराणसी से हावड़ा को जोड़ना वाया पटना, ठीक। तो ये दो तो यूपी से ही संबंध हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 का संबंध दिल्ली से, जिसमें से एक तो दिल्ली और यूपी वाराणसी से हो गया लखनऊ होते हुए। यहाँ पे दिल्ली देखोगे, यहाँ पे दिल्ली देखोगे, तो दिल्ली को अहमदाबाद से जोड़ा जा रहा है, दिल्ली को अहमदाबाद से, ठीक है। कैसे वह जयपुर और उदयपुर, ठीक है। दिल्ली को अमृतसर से जोड़ा जा रहा है, वह चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, ठीक है। मुंबई को नागपुर से जोड़ा जा रहा है, ठीक है।
मुंबई को हैदराबाद से जोड़ा जा रहा है, चेन्नई को मैसूर से। ठीक है, तो टोटल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हमारे पास हो गया, जिसमें से 2 का संबंध मुंबई से हो गया, 3 का संबंध दिल्ली से हो गया। ठीक है, 2 का संबंध जिसमें से एक दिल्ली वाराणसी है, यूपी से हो गया। ऐसे कुछ लिंक करके तैयार करोगे तो ऑप्शंस बहुत टफ भी बनाएंगे। ठीक है, यू कैन एलिजिबल, ठीक है, टैकल करने के लिए। अगला टॉपिक, भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अभी जो यहाँ पे कैप्स 3 लिखा गया, यही आपका भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कैप्स 3। ठीक है, अब कैप्स 3 का मतलब क्या है? के का मतलब है, ठीक है, काकरापार, ए का मतलब एटॉमिक पावर स्टेशन का यूनिट 3। कैप्स 3 का ये मतलब हो गया काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन 3। ये भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है, क्षमता वाला, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये आप देखो कह रहा भारत का पहला 700, ठीक है, मेगावाट, ठीक है, मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर है। ठीक, व्यावसायिक परिचालन कब से स्टार्ट हुआ अपने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो, ये नहीं क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क दूंगा। ठीक है, कुछ परमाणु ऊर्जा से होमवर्क क्या, चलो मैं करा ही देता हूँ। कुछ परमाणु ऊर्जा स्टेशन, चूंकि अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आ गया है 23वां। ठीक है, तो हो सकता है कुछ परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बारे में पीटी में, चूंकि PYQs में परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बारे में, ठीक है, क्वेश्चंस बनते रहे, तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा स्टेशन है सभी परमाणु ऊर्जा स्टेशन करा देता हूँ। खासतौर जो इंपॉर्टेंट वो करा देता हूँ। देखो, एक आपका हो गया कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में कॉपी कर लेता हूं ताकि लिखने का समय बच जाएगा। परमाणु ऊर्जा स्टेशन। दूसरा आपका हो गया एक अगला इंपॉर्टेंट नरोरा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन। आप लोग कमेंट भी करते चल सकते हो कहां पे इसको कहां पे है। ठीक, अगला आपका हो गया कहेगा, क्या कहेगा, परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक, अगला आपका हो गया इंपॉर्टेंट तारापुर, क्या तारापुर, परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक है, अगला एक का अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट कर लो, वो आपका कुडनकुलम, क्या कुडनकुलम, परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ये आपका 5 परमाणु ऊर्जा स्टेशन हो गया, जिसके बारे में पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। अब संबंधित क्षेत्र लिख देता हूं, तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। नरोरा कहां पे है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कैगा, कैगा आपका हो गया कर्नाटक, कैगा कर्नाटक। तारापुर ऊर्जा स्टेशन, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र हो गया, तारापुर महाराष्ट्र हो गया। और कुडनकुलम आपका हो गया तमिलनाडु। कुडनकुलम आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक, करा दिया इसको, ये होमवर्क ले दिया, मैं नहीं करा दिया। ये तो करंट से, ये लाइन तो मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, ये तो ये इस लाइन के बारे में इनिशियली मैंने बोल दिया, तो ये तो आपको वैसे भी तैयार है। ठीक, बुक आप लोग लिए ही होंगे। ठीक है, मैं बुक पे ही काम करके आता हूँ और आपको यहाँ से वैल्यूडेशन करके करा देता हूँ। अच्छा, आगे आप आएंगे, आगे आप आएंगे तो देखो अब यहाँ पे लिख रहा है कि इस जैसे ही आपके अब इसकी क्षमता कितनी है, तो ये देखो कर रहा है कि अभी मतलब इसकी जो इकाई 3 की क्षमता है वो है 700 मेगावाट की क्षमता के कारण काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ कर दिया है 700 MV। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब हम इसको इस परमाणु क्षमता को ऐड करते हैं तो भारत के पास कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़ कितनी हो जा रही है? 7480 मेगावाट। ठीक है, ध्यान देना है 7480 कितना हो गया? 7480 मेगावाट। ठीक है, ये आपकी नाभिकीय ऊर्जा क्षमता भारत की हो जाती है। ठीक है, जब हम लोग 23वीं यूनिट को ऐड कर लेते हैं, मतलब 23वीं परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जब हम लोग ऐड कर लेते हैं इसकी इकाई 3 को। ठीक है,
चलो, अभी यानी एक बार और भी न्यूज में आ रहा है, इसकी इकाई 4 पे भी काम चल रहा है, इसको तुम लोग देख लेंगे। अगला आपका कह रहा है कि भारत 6G अलायंस, भारत 6G अलायंस, इसको देखते हैं। ठीक है, भारत 6G अलायंस को देखते हैं। यह न्यूज में क्यों आया भारत 6G अलायंस? तो देखोगे यहाँ पे लिखा है B6GA, B6GA मतलब भारत 6G, ए मतलब अलायंस। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जुलाई माह में B6GA का गठन किया गया, यानी भारत 6G अलायंस का गठन किया गया है। अब यहाँ पे देखो भारत 6G अलायंस के बारे में एक प्यारा सा स्टेटमेंट दिया है, हो सकता है ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए। कह रहा है ये एक ऐसा सहयोगी मंच है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो शिक्षाविद हैं, ठीक है, जो अनुसंधान संस्थान है, जो मानक यानी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट जो एजेंसीज हैं, संगठन है, ठीक है, उनको इसमें बेसिकली शामिल किया गया है। ठीक, तो हो सकता है ये स्टेटमेंट में दे दे, यही इसके बारे में स्टेटमेंट दे दे, इस स्टेटमेंट के संदर्भ में, ठीक है, कि भारत B6G, तो एक तो ले सकता है कि ठीक है 6G अलायंस में, कि भारत 6G अलायंस का गठन अभी हाल ही में जुलाई माह में किया गया, इसका उद्देश्य ये है। अब देखो B6GA का उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है कि अगली पीढ़ी की बेतार तकनीकी में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देना, अगली पीढ़ी की बेतार तकनीकी में यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य हो गया। एक्चुअली देखो 6G न्यूज में आपकी 2021 से है, 2021 से है, उस समय क्या गया था, TIG 6G का गठन किया गया था। TIG 6G का यानी टेक्नोलॉजी इनोवेटिव ग्रुप ऑन 6G, इसका गठन किया था। तो TIG 6G अर्थात टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑन 6G, जिसका गठन पेपर में भी क्वेश्चन बन जा सकता है, इसका गठन कब किया गया था, तो TIG 6G का गठन आपका 2021 में किया गया था। और जो आपका B6GA है, B6GA इसका गठन अभी किया गया जुलाई माह में। ठीक, अब हुआ क्या था, जो TIG 6G है इसने क्या किया है, इसने बेसिकली TIG 6G के द्वारा 6 टास्क फोर्स का गठन किया गया, और इस 6 टास्क फोर्स ने एक दस्तावेज तैयार किया जिसका नाम है भारत 6G विजन दस्तावेज, जिसको मोदी जी ने मार्च माह में जारी भी किया था। इस विजन दस्तावेज में क्या बात बोली गई है, तो बोली गई है कि भारत को 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी की डिजाइनिंग, उसके डेवलपमेंट एवं उसकी तैनाती में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक परिकल्पना है, एक टारगेट है कि भारत को 6G टेक्नोलॉजी की में स्टेब्लिश करने की, उसकी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, उसकी तैनाती को लेकर। ठीक, फिर से क्लियर कर दें, यहां से समझना, TIG 6G टेक्नोलॉजी इनोवेटिव ग्रुप ऑन 6G 2021 में इसका गठन किया गया था। इसने इसके द्वारा 6 टास्क फोर्स तैयार किए थे। इन टास्क फोर्स ने एक दस्तावेज तैयार किया जिसका नाम है भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में मोदी जी ने मार्च माह में चर्चा भी की है। और इस दस्तावेज में एक विजन है, नाम ही है इसका एक विजन दस्तावेज, तो विजन हमेशा टारगेटेड एरिया के लिए होता है, तो 2030 को टारगेट करते हुए ये एक विजन है। ठीक, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी गई है, ठीक है, 6G के बारे में। ये मतलब 6G मिशन जो है ये कह रहा है कि मतलब बेसिकली 2030 में हमको पता है कि लगभग 7 साल का समय है। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया था, मतलब जब ये 6G लॉन्च किया गया था, ये 2 चरण में होगी। पहला चरण 2 वर्ष का है, 23 से 25 के बीच में, और दूसरा चरण जो है वो 5 वर्ष के बाद का है। ठीक है, तो ये 2 चरणीय है, 2 चरणों वाली है, 2 चरणों वाला है। ठीक है, देखो यहां पे एक बात बोली क्या दे रही है, कह रहा है कि छठी पीढ़ी यानी 6G की बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी या 6G टेक्नोलॉजी को, बेसिकली यहां पे 6G टेक्नोलॉजी को ITO द्वारा IMT 2030 नाम दिया गया है। तो 6G टेक्नोलॉजी को ITO अर्थात इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा IMT 2030 नाम दिया गया है। ये भी पीटी के लिए आपके एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ सकता है। तो 6G के लिए यहाँ पे देखो 5G भी चला है। ठीक है, तो साइंस के क्षेत्र में भारत की उन्नति देखोगे, देखो जब आपका विजन, हम लोग क्या चाहते हैं, अगर हमारा एक विजन क्लियर है कि हमको इस साल तक अपनी एग्जाम को क्लियर, या इस महीने तक अपना विजन क्लियर है, वो अगले महीने तक ये चीज कंप्लीट कर लेनी है। देन जब विजन क्लियर है तो आप हमेशा अपने विजन को एक साथ मत पूरा करो, उसका एक चरण सेट करो। ये सारी चीजों को अपनी तैयारी पे एप्लीकेबल कर सकते हो कि हमारा ये 2 चरण में 15 दिन में ये काम पूरा कर डालेंगे, ठीक, और अगले 15 दिन में ये काम। हालांकि पहला चरण हमेशा छोटा बनाते हैं कि 10 दिन में या 8 दिन में ये काम, क्योंकि जब पहला चरण आपका पूरा हो गया ना, आपका मोटिवेशन लेवल यहां, तो अगर पहले चरण के टारगेट्स 2 साल में पूरा कर लेंगे तो लगेगा भाई अगले 5 साल में हम अपना जो 6G टारगेट हमारा है आई कैन अचीव। सिंपल सी बात। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत संपर्क। भारत संपर्क, अब देखो भारत संपर्क के बारे में देखते हैं। ठीक है, एक गलती होगी, भारत
मतलब भारत संपर्क नहीं, सागर संपर्क। अब देखो नाम ही है सागर संपर्क, यानी कहीं ना कहीं सी नेविगेशन से संबंधित है, ठीक है, सागर नेविगेशन से इसका एक संबंध है। संपर्क का मतलब क्या था कि कनेक्टिविटी, यानी संपर्क में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी सागर नेविगेशन में सटीकता, सागर नेविगेशन की सटीकता में वृद्धि करने से संबंधित है। अगर मैंने डायरेक्ट टर्म्स में बात करूं तो ये क्या है, सागर नेविगेशन में, नेविगेशन ये एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्घाटन क्यों किया है, ताकि सागर नेविगेशन के सटीकता में वृद्धि की जा सके, सटीकता में वृद्धि की जा सके, वृद्धि की जा सके। अर्थात क्या कुछ त्रुटि होती है, क्योंकि हमको पता है कि सागर नेविगेशन संबंधित कई सारे हमारे पास एजेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, आईएमओ है, इंटरनेशनल, ठीक है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी समुद्री संगठन है। एक बार आप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन गूगल करना कि कब ये बनी थी और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है। दो चीज, समुद्र में जीवन की सुरक्षा, ठीक है, ठीक है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी एवं नेविगेशन और लाइट हाउस अथॉरिटी के लिए समुद्री सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IALA के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब बेसिकली क्या है, सागर नेविगेशन से संबंधित ये जो एजेंसीज हैं बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन होता क्या था, नेविगेशन में कुछ त्रुटियां आ जाती थी। देखो यहाँ पे त्रुटियों को समझाया भी है, देखो यहाँ पे करा कि अभी हाल ही में क्या है, जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा सागर संपर्क को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है, सागर नेविगेशन में सटीकता में वृद्धि। सीधा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा क्या है, तो यहाँ पे देखो लिख रहा है, कह रहा कि जो DGNSS है, अर्थात जो सागर संपर्क है, यह एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। देन है ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है, ये नॉर्मली क्या होता है, इससे क्या होता है नेविगेशन में, सागर नेविगेशन में कभी कभी होती है कुछ त्रुटियां हो जाती है। त्रुटियां होंगी तो यानी हमारे पास सटीक जानकारी नहीं रह जाती है। नॉर्मली GNSS से ऐसी त्रुटियां होती हैं, तो GNSS से ऐसी त्रुटियां नहीं हो इसके लिए हमने क्या किया, सागर संपर्क अर्थात DGNSS को लॉन्च किया, ठीक है। DGNSS को यानी सागर संपर्क को बेसिकली लॉन्च किया। ये एक स्वदेशी क्या है, DGNSS है, जिसका काम है GNSS अर्थात ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में की त्रुटियों को सुधार करना, ठीक है, ठीक। त्रुटियों तो जाहिर बात है जब त्रुटियों में सुधार होगी तो सटीकता में क्या होगा, सुधार होगी, नेविगेशन की सटीकता में सुधार होगी, ठीक। तो ये बेसिकली आपका संपर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन बन क्या सकता है, ठीक, इसके बारे में, सागर संपर्क के बारे में। जितनी लॉजिक से समझा दिया बहुत आसानी से, उतना पेपर में क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो अगर त्रुटियां होंगी नेविगेशन में तो हम लोग समुद्री दुर्घटना सुनते हैं कि भाई बोट जो पोत है वो आके बंदरगाह से टकरा गया, यहाँ टकरा गया, आपस में टकरा गया, कई सारी चीज़ें होते हैं। यानी समुद्री दुर्घटनाएं जो होती हैं जो, ठीक है, उसमें कमी आ जाएगी अगर सटीकता में वृद्धि हुई तो। नेविगेशन में अगर त्रुटि आ गई तो ये और ऐसी होती है, तभी तो इन घटनाओं के बारे में सूचना मिलती है, तो ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी। अगला हमारा है भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, ठीक है। नॉर्मली आप देखो कि इस एरियाज में चाहे ब्लॉकचेन एरिया हो, ड्रोन एरिया हो, AI, ठीक है, इन फ्रेमवर्क्स पे आप देखोगे तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है। क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के पहले ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पे, ड्रोन फ्रेमवर्क पे, AI फ्रेमवर्क पे, क्लाउड एडॉप्टेशन फ्रेमवर्क पे भी वर्क कर चुकी है, जिसके बारे में नीचे लिखा है, ठीक है। यानी ये 5वां फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर तेलंगाना सरकार बेसिकली क्या कर रही है, वर्क की है, यानी जिसका अनावरण किया है। तेलंगाना गवर्नमेंट इसके पहले ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पे काम कर चुकी है, ड्रोन फ्रेमवर्क पे काम कर चुकी है, AI फ्रेमवर्क पे काम कर चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड एडॉप्टेशन फ्रेमवर्क पे काम कर चुकी है। तो चूंकि इतने बेहतरीन फ्रेमवर्क पे काम ऑलरेडी पहले कर चुकी है, और मतलब AI और क्लाउड एडॉप्टेशन फ्रेमवर्क की 2020 से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मैं जैसे हेडिंग देखा ना मैं समझ गया ये तेलंगाना है, क्योंकि 2 बार से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसे, ठीक। तो इन सारे अब ऑर्डर दे सकता है कि तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है, जिन 5 फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया उनको ऑर्डर अरेंज करें। तो पहले ब्लॉकचेन, ठीक है, पहले ब्लॉकचेन, फिर ड्रोन, ठीक है, फिर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक। उसके बाद से अभी आपका हो गया रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स जो कि करंट में है, रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को अभी अनावरण किया गया, तो ये ठीक है। और आपका B दिमाग में रखना है, B यानी ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ब्लॉकचेन पहला है। तो अब लोग कुछ ऐसा एक ट्रिक्स बना के याद कर जाओ, बहुत टफ बनाएगा तो यहां से फैक्ट दे देगा आपको, ठीक है, उल्टा करके। अच्छा, बहुत सिंपल बनाएगा। तो भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किसके द्वारा अनावरण किया गया, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। बहुत सिंपल बनाएगा तो ये बनाएगा, ठीक है।
क्या है, तो यह तेलंगाना का एक अस्थायी रोबोटिक्स इकोसिस्टम है, ठीक है, जिसके बनाने के दृष्टिकोण के साथ ही राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला, ठीक है, ये देश का पहला राज्य बन गया, यानी राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, इसी तरह से राज्य ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला भी देश का पहला राज्य था। ड्रोन फ्रेमवर्क में भी ये AI में भी काम कर चुका है, ठीक। तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पे काम करने वाला देश का क्या हो गया, पहला राज्य बन गया, ठीक है। अब या तो पीटी में क्वेश्चन यहां से बन के आ जाएगा, ठीक है, या तो अरेंज करने के लिए दे देगा, ठीक है, अरेंज करने के लिए कह रहा है कि इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु जो राज्य सरकार है, यानी जो तेलंगाना सरकार है, तो तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर की भी स्थापना करेगा, ताकि इस फ्रेमवर्क की जो कार्यान्वयन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा सके, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, रोबो पार्क की भी स्थापना की जाएगी, तो क्वेश्चन पूछ गया अभी हाल ही में कहां पे रोबो पार्क की स्थापना की बात की गई है, तो तेलंगाना, क्योंकि रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पे तेलंगाना ने वर्क किया है। नेक्स्ट हमारा काम है, ठीक है, विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक, ठीक है। लास्ट टाइम जब आप करेंट अफेयर पढ़ रहे थे तो भी मैंने इसको कराया हुआ है, ठीक है। तो अमित शाह जी ने, ध्यान देना है, अमित शाह जी ने क्या किया है, नैनो DAP लिक्विड फर्टिलाइजर्स का लोकार्पण किया। ये विश्व का पहला नैनो DAP है, ठीक है, तरल उर्वरक है। ये विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक है, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें देखना। अब देखो, जाहिर सी बात है, तरल उर्वरक है, तो तरल फर्टिलाइजर्स के फायदे क्या होते हैं, कम मात्रा में ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, इकोनॉमिकली फ्रेंडली होते हैं, यानी कास्ट कम आती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देते हैं, यानी जाहिर बात है इसके उपयोग को हमको बढ़ावा देना होगा, सिंपल सी बात है। तो एग्रीकल्चर में भारत में बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सुधार है ये। और हमको पता है कि भारत फर्टिलाइजर्स का बहुत ही ज़्यादा खरीददाता देश है, ठीक है, ध्यान देना। जो उर्वरक है हम खरीदते हैं, तो हमने आपकी फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी आपको बताएगी कि सर्वाधिक सब्सिडी उधर जाती है, याद करो, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कराई हुई है, ठीक है। तो वहां से एक बार जाके उसको फिर से एक बार तैयार कर लोगे, तो मैंने इजीली, अब देखो यहाँ पे जो मैं बोला हुआ लिखा है, कह रहा है ये जो पारंपरिक DAP है, ठीक है, DAP है यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट है, उससे सस्ता है। DAP क्या है, एक फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का मैंने भारत ब्रांड भी आपको पढ़ाया था, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ाया, पहले भारत ब्रांड पढ़ाया हुआ है। अब भारत ब्रांड पे कुछ नहीं है, क्योंकि साल भर के ऊपर का 1.5 साल का करेंट अफेयर हो गया, तो वो नहीं आ जाएगा। कह रहा है इफ्को नैनो DAP तरल उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO के अंतर्गत, इफ्को के द्वारा बेसिकली जो नैनो DAP है, इसको तैयार भी किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो इफ्को के द्वारा, ठीक। नैनो DAP के बारे में बोला है कि नैनो DAP तरल नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत है, ठीक है। तो नैनो DAP के बारे में किसने बनाया, ठीक है, तो दिमाग में इफ्को, कहां से इसको लॉन्च किया गया, नई दिल्ली, किसने किया, अमित शाह जी ने। क्या विशेषता है, ये तरल नाइट्रोजन और फास्फोरस को से समृद्ध है, लिक्विड फॉर्म में है, तो कम मात्रा में फर्टिलाइजर्स ज़्यादा एरिया को कवर करेगी, तो ये इकोनॉमिकली फ्रेंडली है, पारंपरिक DAP से सस्ता भी है, इकोनॉमिकली फ्रेंडली है मात्रा के हिसाब से भी, ठीक है। ठीक है, तो जाहिर बात है नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें पर्याप्त मात्रा में है, तो पौधों को कभी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी इससे नहीं होगी। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा गया है। पीटी के एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत प्यारे से यहाँ पे लिखे गया है, ध्यान देना है। वो लिखा गया है इफ्को ने नैनो DAP उर्वरक के उत्पादन के लिए कहाँ उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है, तो इसके लिए उसने कलोर और कांडला, कहाँ पे है, गुजरात में, तो कलोर और कांडला में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। इसके साथ साथ उड़ीसा के पारादीप, ठीक है, उड़ीसा के पारादीप में भी ऐसी सुविधाएं स्थापित की हुई है, ठीक है। तो यहाँ उत्पादन संयंत्र के, ये इतना नहीं आना क्वेश्चन, बट आ जाएगा तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह तो पेपर में आता है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको बताइए ये पोर्ट्स है, ठीक। तो हमारा काम है, एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मैंने पहले भी बंदरगाहों के बारे में बोला कि बंदरगाह को मैंने होमवर्क दिया था, या आप लिख लो कि जो मैंने ये दिया हुआ है पहले, मुझे याद है क्वेश्चन कि पूर्व, ऐसे कर लो जैसे कि जो आपकी पश्चिमी घाट है वहाँ पे उपस्थित बंदरगाह, और जो पूर्वी वाली तटरेखा है वहाँ पे उपस्थित बंदरगाहों की क्रम याद कर लो, ठीक है। ऐसे नॉर्थ टू साउथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी कभी ये दिखेगा कि किस राज्य से संबंधित है, तो होमवर्क और केवल वही तैयार करना जो PYQ में आया है, बंदरगाह तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगला कह रहा कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क,
भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो बस इतना याद रख जाना कि इस डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में की गई है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में की गई है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक, ये बस इतना अपने दिमाग में रखना, और कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि थोड़े पुराने करंट, 1 साल के लगभग करंट अफेयर हो जाएंगे, तो बहुत नहीं वो करेगा, इतना दे देगा बहुत है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन की अवधि कितनी है? तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका जो है वो अवधि को लेके है। ठीक है, पीटी में अवधि को लेके क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, सर्दी मतलब बहुत ही खतरनाक है, और लिटरली बताओ कि अगर आपकी क्लास बहुत जरूरी ना रहती ना, तो शायद मैं एक बार कैंसिल के लिए सोचता, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक, मैं यहाँ से जो भी क्लास में रिकॉर्डेड ही कराऊंगा, ताकि उसका क्या फ़ायदा रहेगा कि मुझे 4 घंटे क्लास बनानी है, और एक साथ 4 घंटे अभी की तबीयत के साथ में 1.5 घंटे भी लाइव नहीं रह पाऊंगा उस प्रोडक्टिविटी के साथ। तो इसके लिए मुझे पता है मुझे 4 घंटे काम करना है क्लास पे। ठीक है, उसके लिए मुझे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने हैं, यानी 10 घंटे एकदम फोकस्ड काम करना है, तबीयत को ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है? क्वांटम कंप्यूटर हमको पता है, तो कह रहा है कि ये क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता, ठीक है, कह रहा है कि इन क्वांटम कंप्यूटर्स की क्षमता 50 to 1000 भौतिक यानी फिजिकल क्यूबिट्स होगी। ठीक है, ध्यान देना है। कह रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है? 2023 से 24 से 30-31 यानी इन 8 ईयर्स के बीच में, इन 8 सालों के बीच में, ठीक है, की अवधि में मध्यवर्ती स्तरीय, ठीक है, इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स का विकास करना। यानी बेसिकली इनका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इंटरमीडिएट स्केल IS यानी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स के विकास के से संबंधित है। ठीक है, कितनी इनकी क्षमता होनी है? तो उन क्वांटम कंप्यूटर्स की क्षमता हो सकेगी 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स। ठीक है, ठीक है, कह रहे कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजी में विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ये क्वांटम कंप्यूटर्स 4 विषयगत केंद्रों पे सेंटर्ड रहेंगे, जिसमें पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, ठीक है, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। ये 4 इसके केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 विषयगत केंद्र यानी टी, ठीक है ना, ये 4 हो गए, यानी टी हब्स, थीमेटिक्स, टी हब्स यानी थीमेटिक्स हब्स। ठीक है, ये हो गया आपका। ये क्या हो गया? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार यानी क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम सामग्री और उपकरण, क्वांटम, ठीक है, मटेरियल एंड डिवाइसेस। ये हो गया। कह रहा है कि एक इंपॉर्टेंट बात है कि गुजरात में क्या हुआ है? गुजरात में ग्रेटर कर्नावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना प्रस्तावित की गई। तो क्वेश्चन बन क्या सकता है कि कहां पर ग्रेटर कर्नावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है, की स्थापना की गई है या की जाने वाली प्रस्तावित है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मुझे एक होमवर्क दो। बोटेनिकल गार्डन, उत्तर प्रदेश में बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? ठीक, बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है आप बता सकते हो। अभी क्या हुआ है? यूरेनियम 241 का नया समस्थानिक, मतलब यूरेनियम का एक नया समस्थानिक है जिसकी खोज की गई है, जो कि जिसकी वजह से न्यूज में ये आ गई है। अब समस्थानिक, ठीक है, और संभारिक कहते किसे हैं? ये एक होमवर्क लो, यानी बेसिकली समस्थानिक होमवर्क ले लो, ठीक है, कर जाना है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब ये तो एक तो पीटी का क्वेश्चन कि यूरेनियम का हाल ही में खोजा गया नया समस्थानिक कौन सा है? तो वह यूरेनियम 241। यूरेनियम 241 की यहाँ पे कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं, ठीक है, जिसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं अभी इंटरलिंक करते हुए चलूंगा। कह रहा यूरेनियम 241 यूरेनियम का दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। ठीक है, यूरेनियम का दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। तो यूरेनियम का सर्वाधिक भारी सबसे भारी समस्थानिक कौन सा है? तो वह यूरेनियम 238। ठीक है, तो यानी अभी जो समस्थानिक की खोज की गई है यूरेनियम 241, ये दूसरा भारी समस्थानिक है। ठीक है, यूरेनियम 238 के बाद, यूरेनियम 238 के बाद। तो ये एक पीटी के लिए इंपॉर्टेंट बात हो सकती है।
ठीक है। आप देखोगे ये यहां पे, ठीक, इनिशियली स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो कह रहा जो ये समस्थानिक है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका परमाणु क्रमांक 92 है और मास नंबर कितना है, ध्यान देना है, तो मास नंबर इसका कितना है 241 हो गया, ठीक है। मास नंबर इसका कितना हो गया 241 हो गया। अब जाहिर सी बात है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी आप मुझे बता दोगे, फिर इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, होम क्वेश्चन मार्क, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी बता दो, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 92 है, मास नंबर 241 है, ठीक है। मास नंबर की वजह से इसका नाम कितना है, यूरेनियम 241 है। खोज किसके द्वारा की गई, तो खोज की गई है फिजिकल रिव्यू लेटर्स नामक, ठीक है, ये जनरल में प्रकाशित किया गया था। कह रहा कि इसकी इस समस्थानिक की खोज के संबंध में अध्ययन फिजिकल रिव्यू लेटर्स नामक जर्नल में इसको प्रकाशित किया गया था। हालांकि इतना पीटी में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसकी खोज जापान स्थित हाई एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो अनुसंधान करता है उनके द्वारा की गई, ठीक है। पीटी में क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाई एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा की गई, जिसके बारे में निकला कहाँ पे था, किस मैगजीन में, फिजिकल रिव्यू लेटर्स में, मतलब इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। खोजा गया हाई एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है, जापान में, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसकी हाफ टाइम कितनी है, अर्धायु कितनी है यूरेनियम 241 की, ठीक है, तो वो है 40 मिनट। अर्धायु कितनी है, 40 मिनट है, ठीक है। ये भी क्या है भाई, सभी यूरेनियम समझता है, ये एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है, बाकी सभी रेडियो एक्टिव है, तो सिंपल सी बात है ये भी है। अगला कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर स्कोप का भी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इस मिरर स्कोप का अभी जितेंद्र सिंह जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, अब बात आती है, तो उत्तराखंड। कह रहा है कि इस टेलीस्कोप का, ठीक है, स्थापित कहाँ किया गया है, तो ये उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, तो पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है, एराइज कहाँ स्थित है, तो वो है उत्तराखंड में। इसी के देवस्थल वेधशाला परिसर में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, किसकी, इस इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है, ठीक है। यहाँ पे एराइज की बात बोल रहा है, ठीक है, कि एराइज कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में बहुत क्लियरली जाओगे तो नैनीताल जिले में स्थित है, नैनीताल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करा है, इसके डिजाइन के बारे में, ठीक है, इसको केवल रीड करना है, याद नहीं करना है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ओनली रीड, स्टेटमेंट में दे देगा तो आप लोग सही कर सकते हो। क्या जो ये अभी टेलीस्कोप तैयार किया गया इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो कि 4 मीटर, ठीक है, इसकी कितनी है, ठीक है, जो कि 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर लंबा ये आपका टेलीस्कोप है, ठीक है। कह रहा है कि यह इस टेलीस्कोप का डिजाइन और निर्माण बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर्स स्पैटियल डीप लीज ने किया है, ठीक है। तो निर्माण किसने किया है, तो बेसिकली एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन तथा, ठीक है, सेंटर कैपिटल डी लीज ने इसका मतलब इसकी डिजाइन और इसका निर्माण किया है, ठीक है। तो इसको रीड कर जाना, ठीक है, एडवांस मैकेनिकल ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पैटियल डी लीज, ठीक है, थोड़ा नाम अजीब सा है, रीड कर लेना इसको, ठीक है। आगे आएंगे, अगला है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इसमें बताया कि भाई कौन सी राजधानी सर्वाधिक पोल्यूटेड है, कौन सा देश सर्वाधिक पोल्यूटेड है, कौन सी सिटी सर्वाधिक पोल्यूटेड है। बेसिकली PM 2.5 के डाटो की बेस्ड है और इसमें विश्व के, ठीक है, 131 देशों के आंकड़े इसमें जुटाए गए हैं, ठीक है। इसमें विश्व के 131 देशों के 23 शहरों के आंकड़े जुटाए गए, ठीक है। यानी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, इसमें किसके आंकड़ों के बेस्ड है, ये PM 2.5, ठीक है।
आते हैं, बात करते हैं। तो यानी ये कह रहा कि यानी जहां पे सर्वाधिक पोल्यूटेड जो होगा वहां पे PM 2.5 की जो सांद्रता है जानना है, उसमें क्या होगी PM 2. यानी पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं PM को, ठीक है, उसकी सांद्रता में जहां वृद्धि हो गई होगी। तो कह रहा अगर हम लोग देशों की बात करें, ठीक है, देशों की बात करें तो चाड, इराक और पाकिस्तान, यहां पे सांद्रता, ठीक है, शीर्ष सांद्रता है PM 2.5 की। यानी इनके हिसाब से सर्वाधिक पोल्यूटेड देश क्या होंगे, चाड, इराक और पाकिस्तान है। इंपॉर्टेंट बात PM 2.5 की, क्योंकि सांद्रता यहां पे ज्यादा है, ठीक है। भारत इस लिस्ट में 8th रैंक पे PM 2.5 की, इसकी सांद्रता कितनी है 53.3 म्यूजी, ठीक है, मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब एरिया में इतनी इसकी सांद्रता है 53.3 म्यूजी, ठीक है। अच्छा, तो भारत की कितनी रैंक है, 8th रैंक है, 8वीं स्थान इसको मिला हुआ है, ठीक है। अब बात आती है चाड, यहां पर क्या है, चाड, इराक और पाकिस्तान सर्वाधिक पोल्यूटेड है। तो चाड की एक राजधानी है, उसका नाम है अनजानेमा, ठीक है, अनजानेमा। अनजानेमा क्या है, अगर हम लोग देखेंगे कैपिटल्स की श्रेणी में तो विश्व की सबसे प्रदूषित कैपिटल है। अनजानेमा क्या है, विश्व की सबसे प्रदूषित कैपिटल है। तो जाना मत चाड की राजधानी में, कहां पे है, अनजानेमा। दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी कहां पे है, दिल्ली है। अब बात है दिल्ली भी नहीं जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत PM 2.5 की सांद्रता कितना है 53.3 म्यूजी पर क्यूब। तो राष्ट्रीय औसत से सोचो कि लगभग 35 पॉइंट आ गया है आपकी दिल्ली। तो सेकंड पोल्यूटेड जो कैपिटल है, सेकंड, ठीक है, पोल्यूटेड यानी प्रदूषित जो कैपिटल है, यानी जो राजधानी है वो आपकी है दिल्ली है, नई दिल्ली है, ठीक। सबसे प्रदूषित शहर देखना तो लाहौर है, लाहौर सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, ठीक है। और भारत का जो राजस्थान का भिवाड़ी है वो दूसरा पोल्यूटेड सिटी है, भिवाड़ी दूसरा। तो राजधानी में दिल्ली है, सिटीज में भिवाड़ी, दोनों सेकंड रैंक पे कब्जे थे, ठीक है। अच्छा, ये बात आ गई। भारत के 4 शहरों की जो स्थिति देखो, नॉर्मली स्थिति कहां की अच्छी बोलेंगे, जहां पे जो PM 2.5 की सांद्रता 5 म्यूजी, ठीक है, पर मीटर क्यूब से कम इतना हो या इससे कम हो, वहां की स्थिति बढ़िया है, ठीक है। ये WHO का गाइडलाइन है, ये WHO का गाइडलाइन है 5 म्यूजी पर मीटर क्यूब का। अब यहां पे क्या है, भारत के 4 शहरों की स्थिति WHO की इस गाइडलाइन के अनुरूप है। भारत के वो 4 शहर कौन से हैं, तारकेश्वर जो कि वेस्ट बंगाल का है, डिगबोई जो कि असम का है, अलादू जो कि तमिलनाडु का है, और कट्टुपल्ली जो कि तमिलनाडु का है। तो ये 4 शहर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ना प्रदूषित शहर है, ठीक है, क्लीन एयर वाले हैं ये, ठीक है, क्लीन। यहाँ पे 2.5 की सांद्रता बहुत ही। तारकेश्वर वेस्ट बंगाल में तो कहूँगा जाके घूम के आओ। अब सोचो तारकेश्वर वेस्ट बंगाल, जब कभी फुर्सत का सांस लेना रहे तो आप जाके घूम सकते हो तारकेश्वर। PM 2.5 की सांद्रता बहुत ही कम है, 0.9 है। डिगबोई असम की 1.4 है, अदालू और कट्टुपल्ली की इतनी है। कौन सी पोल्यूटेड सिटी सर्वाधिक बड़ी है, तो सिटी की बात करेगा तो लाहौर, सेकंड पे अपने राजस्थान का भिवाड़ी है, ठीक है। कैपिटल में तो चाड की राजधानी अल जामेना है, और विश्व की प्रदूषित दूसरी तो वो नई दिल्ली है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो क्या है, वो है देश का पहला वातानुकूलित, ठीक है, कंडेंसर, ये है, ठीक। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर। एक बार मैं अपनी बुक पलट लूं। अभी हाल ही में NTPC के द्वारा, ध्यान देना है, अभी हाल ही में NTPC के द्वारा झारखंड में, ठीक है, देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का क्या शुभारंभ किया, ठीक है। एग्जैक्ट झारखंड में कहा तो उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में। तो उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र कहां स्थित है, पीटीएम क्वेश्चन बन सकता है, तो झारखंड में। यहीं पर देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर की का क्या किया, शुभारंभ किया गया। क्षमता कितनी है इसकी, अगर हम लोग क्षमता की बात करें तो कितनी क्षमता है, तो बेसिकली 660 मेगावाट के देना है MW के 3 देना है, कुल 3 इकाइयों की या 3 यूनिट्स की यहाँ पे स्थापना की जाने वाली है। तो चूंकि 3 इकाइयों की स्थापना की जाने वाली है, इसको एग्जैक्ट गुणा करोगे तो शायद यहाँ पे लिखा हुआ है 1980 आ जाएगा, ठीक है, गुणा कर लेना आप लोग, 1980 1980 आ जाएगा।
क्षेत्र 1800 और 180, ठीक है 1980। तो यानी इतनी ओवरऑल पावर है, इसमें 3 इकाइयां 660 की लग रही हैं, ठीक है। अब बता देखिए इसका, ठीक है, ये इसका एक्चुअली क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका वाणिज्यिक परिचालन किया जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर इसकी आपूर्ति कहाँ कहाँ पर की जाएगी, तो इसकी सस्ती दरों पे इसकी आपूर्ति झारखंड में, चूंकि इसकी स्ट्रिप की है तो झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो बिहार, बगल में वेस्ट बंगाल और ओडिशा है तो उनको, इन 4 राज्यों में इसकी आपूर्ति की जाएगी। ये आप लोग याद रखना 660 के 3, ठीक है। अगला क्या है, बैंडिकूट विश्व का पहला महिला ढोने वाला रोबोट। हमको पता है कि बैंडिकूट एसडीजी के कई सारे लक्ष्यों को, ठीक है, एसडीजी के कुल 9 लक्ष्यों को पूरा करता है। बैंडिकूट क्या है, बैंडिकूट एक रोबोट है, वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक, ठीक है, मतलब पहला ऐसा रोबोट है जो महिला ढो रहा है, ठीक है, महिला ढोने वाला पहला रोबोट है, विश्व के पहले महिला ढोने वाले रोबोट, इसका नाम है बैंडिकूट। तो क्वेश्चन बन क्या सकता है, विश्व के पहले महिला ढोने वाले रोबोट का क्या नाम है, तो नाम है उसका बैंडिकूट, ठीक है। किस परियोजना के तहत बैंडिकूट को गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत इसको शामिल किया गया। भाई सीवेज की सफाई मानवीय क्यों करवाई जाए, सिंपल सी बात है, क्योंकि कहीं कहीं ये किसी खास कुछ कास्ट को टारगेट करते हैं, भाई अपर कास्ट या ऐसी कुछ कास्ट भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है, नॉर्मल इस बात है, तो इसी के लिए थोड़ा सा अमानवीय मानी जाती है। गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत क्या किया गया, बैंडिकूट नामक एक रोबोटिक्स का एक रोबोट का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। अब ये क्या गया, ये साफ सफाई इसके माध्यम से की जा रही है, यानी मैनहोल्स की सफाई केरल में इसके द्वारा की जा रही है। तो देश का पहला राज्य बन गया केरल जो अपने मैनहोल्स की सफाई है तो रोबोटिक्स तकनीकी का उपयोग कर रहा है, ठीक है, ठीक। अच्छा, किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया लिखा है तो देख लेना, जो एसडीजी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एसडीजी 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16 की पूर्ति करता है। देखो 8 यहाँ पे देखो लाइन से जहां से याद कर जाना, कुल टोटल 9 एसडीजी, टोटल 9 एसडीजी को ये टारगेट करता है। एसडीजी 3 आपका हेल्थ से संबंधित है, 4 क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है, स्वच्छता सैनिटाइजेशन से संबंधित आपका जो है, ठीक है, क्लीन वाटर से 6 है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि से 8 है, उद्योग नवाचार से आधारभूत संरचना से 9 है, असमानता में कमी 10 है, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11 के तो ये लगातार ये 4 टारगेट्स है, 8, 9, 10, 11 लगातार 4 टारगेट्स हैं। तो मैंने बोला 8, 9, 10, 11 लगातार टारगेट्स हैं, यानी 7 नहीं है, क्योंकि 7 अगर रहता तो हम लोग कहते हैं 7, 8, 9, 10, 11 लगातार टारगेट्स है। तो 8, 9, 10, 11 4 तो लगातार है, तो यानी 7 नहीं है, तो 7 के पहले वाला 6 है, ठीक है, फिर 5 नहीं है, 4 है, ठीक है। और हमको पता है 3 होगा, क्यों, क्योंकि 3 का संबंध गुड हेल्थ से संबंधित है, और मेन होल्स की सफाई अगर मानव करेंगे तो वो बैड हेल्थ हो गया, तो यानी एसडीजी 3 भी शामिल है। एसडीजी 3, ठीक है, 4, 6, 7 नहीं समझ, 8, 9, 10, 11 शामिल है। फिर आपकी आती है 12 संवहनीय उपयोग और उत्पादन क्षमता से है, शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं से संबंधित आपका 16 है। तो ये जो आपके 9 एसडीजीज हैं ये तैयार होने चाहिए, और किन किन एसडीजी को टारगेट करता है ये तैयार होना चाहिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर को में पहली बार अभी क्या हुआ है, लिथियम की खोज की गई है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे लिथियम की खोज की गई है, तो एग्जैक्ट क्षेत्र देखोगे तो उस क्षेत्र का नाम है सलाल हैमाना क्षेत्र। जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन आ सकता है, सलाल हैमाना क्षेत्र हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ पे से संबंधित है, तो ये क्षेत्र आपके JNK जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अभी एक रिपोर्ट आई है, यहाँ पे 5.9 मिलियन टन लिथियम की होने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। हमको पता है लिथियम्स का यूज कहाँ किया जाता है, तो कई जगह कई रिचार्जेबल बैटरीज में, जैसे ले जाओ लैपटॉप्स, कैमरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में इसके निर्माण में इसका यूज होता है। नॉन रिचार्जेबल बैटरीज में भी इसका यूज होता है। लिथियम का यूज केवल रिचार्जेबल बैटरीज में नहीं, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज में भी इसका उपयोग होता है। जैसे कुछ खिलौने, घड़ियों, पेसमेकर, जैसे हृदय के पेसमेकर के निर्माण में जो है कि एक नॉन रिचार्जेबल, भाई बार बार निकाल के चार्ज थोड़ी करेंगे, एक बार लग गया, ठीक है, तो यहाँ भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण लिथियम युक्त खनिज, यहाँ पे क्या है, ऐसी मिनरल्स कंटेनिंग लिथियम, यानी ऐसे मिनरल्स का नाम लिखा है जो लिथियम को कंटेन करते हैं, उनका 4 नाम लिखा गया है। स्पोडुमिन, पेटालाइट, ठीक है, लेपिडोलाइट, ठीक है, एम्बला एग्नोलाइट, ये 4 जो ऐसे मिनरल्स का नाम लिखा गया है जो लिथियम को कंटेन करते हैं। ये पीटी में कभी भी, ये क्योंकि ट्रेडिशनली है, ये ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो सलाल हैमाना क्षेत्र जो कि जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे 5.9 मिलियन टन लिथियम होने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और लिथियम का जो
चार्जेबल और नॉन चार्जेबल दोनों ही बैटरीज में क्या जाता है, नॉन चार्जेबल फॉर एग्जांपल आपकी हृदय का पेसमेकर, ठीक है। 4 फॉर्म्स हैं ये इसके हो गए कि 4 मिनरल्स में इसको नॉर्मली पाया जाता है। अच्छा, सर्वाधिक लिथियम का भंडार कहाँ पे है, तो चिली में। सर्वाधिक लिथियम का भंडार चिली में 9.3 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है चिली में, तो सर्वाधिक वहां पर हो गया। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र, इसकी बात कर रहा है, तो भारत के पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा संयंत्र की स्थापना आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित की गई। बस इतना इंपॉर्टेंट है ना, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। कितनी इसकी क्षमता है, इतना है, बहुत नहीं। 108वीं विज्ञान कांग्रेस नेक्स्ट हमारा है, ठीक है। तो ठीक है, 108वीं विज्ञान कांग्रेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखेंगे अभी जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, वो आपका आयोजन कहाँ किया गया है, तो नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। किस थीम की बेस थी आपकी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट सहित सतत विकास के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस मीटिंग की जो अध्यक्षता किया है वो डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना जी ने किया। किसने किया है, डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना जी ने। इसमें, ठीक है, नोबल एकमात्र ऐसी नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिनका नाम है क्रिस्टलिन, ठीक है, इजरायली वैज्ञानिक, ठीक है, इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनाथ, ठीक है। अदा योनाथ एक मतलब ये नोबेल प्राइज विजेता है जो कि क्रिस्टल वैज्ञानिक है, इजरायली, ठीक है, क्रिस्टल वैज्ञानिक है, अदा योनाथ इनका नाम है। इनको मतलब 2009 में क्या हुआ था, अदा योनाथ को नोबेल मिला था। किस क्षेत्र में, तो रसायन का नोबेल प्राइज मिला था। तो 3 लोग को बेसिकली मिला था, उनमें से एक आपकी अदा योनाथ भी थी जो आपकी 108वीं विज्ञान कांग्रेस में पार्टिसिपेट किए हैं। एकमात्र नोबेल प्राइज विजेता है जो कि पार्टिसिपेट किए हैं। नाम क्या है अन्य 2 लोग का, तो वेंकट रमन रामकृष्णम को भी 2009 में दिया गया था, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के थे। थॉमस ए स्टीड्ज, ठीक है, इनके साथ आपको अदा योनाथ को, तो क्वेश्चन बन क्या सकता है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में शामिल होने वाली, ठीक है, एकमात्र नोबेल प्राइज विजेती अदा योनाथ शामिल थी, वो जिन्हें 2009 में नोबेल प्राइज दिए गए। इनके साथ अन्य किसको दिया गया या किस क्षेत्र में दिया गया, तो रसायन के क्षेत्र में। अन्य लोग पूछेगा तो वेंकट रमन रामकृष्णम, थॉमस ए स्टीट्ज, किसको आई थी, अदा योनाथ। ये हो गया, ठीक है। अदा योनाथ प्रथम ऐसी इजरायली महिला भी है जिन्होंने ये जीता है। अच्छा, जब ये आपकी मतलब 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, इसके साथ कई और भी छोटे छोटे विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है, 14 वर्गों में, 14 क्लासेस में। तो पहली बार जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी इसी में आयोजन किया गया। जैसे ये किसान, बाल, जनजाति, ठीक है, ऐसे कई सारे एरियाज से संबंधित होता है, ठीक है। 14 एरियाज में मतलब इसको और भी किया गया। तो जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार इसके साथ किया गया है, पहली बार, ठीक है। अब यहां पे देखोगे एक इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, किसान विज्ञान कांग्रेस, मतलब जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार किया गया है। किसान विज्ञान कांग्रेस की उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपेरे, ठीक है, उपस्थित रही। पद्मश्री सम्मानित, ठीक है, नाम इनका याद रखना, बहुत अजीब सा नाम है, राहीबाई, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हुआ, पेन डिस्चार्ज, एक सेकेंड, बस बहुत क्लास बची नहीं, 5 मिनट की क्लास बची है। तो उनका नाम है पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपेरे, ठीक है, ये उपस्थित रही किसान विज्ञान कांग्रेस के दौरान। इनको हम लोग मदर ऑफ सीड के नाम से, यानी बीज माता के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में कैसा, मदर ऑफ सीड के नाम से किनको जाना जाता है, तो वो इन्हें। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत अभी जनवरी माह में स्टार्ट की गई। इस परियोजना की शुरुआत गुजरात के सूरत में की गई। अरे यार, गुजरात के सूरत में इस परियोजना की शुरुआत की गई, ठीक है। किसके द्वारा की गई, तो वो एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड की प्रयास थी। बेसिकली एनटीपीसी के द्वारा गुजरात गैस लिमिटेड के सहयोग से इसको शुरू किया गया, ठीक है। कहां पे, गुजरात की सूरत में। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को, ठीक है। आगे क्या बात बोली है, यहाँ पर कुछ टारगेट्स की भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट में टारगेट कब है, वर्ष 2047 तक भारत का टारगेट है एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का, नेट जीरो का 2070 तक। ये मैंने आपने पहले भी क्या होगा, नैनो यूरिया के बारे में अभी जस्ट ऊपर पढ़ा भी है, ठीक है। तो नैनो यूरिया जो संयंत्र का उद्घाटन, इसके पहले मैंने पढ़ा कि कहाँ कहाँ हम लोग उद्घाटन हुआ, ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा किया था, वो तुमने पढ़ा ही था, ठीक।
इफ्को का। एक्चुअली हुआ क्या है कि फरवरी माह में उत्तर प्रदेश के 2 लोकेशन आंवला और फूलपुर में नैनो यूरिया की जो इकाई है, जो यूनिट है, उसका उद्घाटन किया गया था। कहां पे? आंवला और फूलपुर में, आंवला फूलपुर में, ठीक है। अच्छा, बाकी नैनो यूरिया के जो बेनिफिट्स हम लोग चूंकि पहले भी देख चुके हैं तो बहुत दिक्कत नहीं है। कह रहा नैनो यूरिया तरल यानी नैनो यूरिया लिक्विड में 4%, ठीक है, नैनो स्केल नाइट्रोजन के कण होते हैं। कितने? 4% इसमें कह रहा है नैनो स्केल नाइट्रोजन के कण शामिल होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक यहां पे टर्म्स में आपको होमवर्क दूंगा, आप मुझे यहां पे बताओ, ठीक है। नैनो यूरिया हमको पता है कि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट को कम रखने में सहायक है, और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट के बारे में यूपीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछी है। इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, ये आपका होमवर्क हो सकता है। अब समझे, ये आपका होमवर्क हो सकता है। ये हो क्या सकता है, कर लेना इसे। इसी के साथ आज की क्लास अभी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्लास अपलोड करनी 15 मिनट आपके पास पहुंचानी है, अभी कंप्लीट करेंगे। अब मैं अगला अभी क्लास, मतलब ये भले अपलोड कर दिया, क्लास की संख्या थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है आपको। अभी अगली क्लास में फिर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जिसको सुबह तक अपलोड कर दूंगा या जैसे भी अपलोड कर दूंगा, फिर शाम में क्लास लूंगा, फिर सुबह में क्लास लूंगा, फिर शाम में क्लास लूंगा, आपकी मैगजीन कंप्लीट कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।